प्रणाम सर। प्रणाम। हमारे जो ऑर्गेनाइजर है श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पीपी देहानी जी हमारे बीच आ चुके हैं और हमें ये सूचना मिली है कि आचार्य परम पूज्य आचार्य जी भी हमारे बीच आ चुके हैं और मैं इस राष्ट्रीय वेबिनार 2 दिवसीय वेबिनार कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उपचार पद्धतियां, योग, आयुर्वेद, मर्म चिकित्सा आदि के उपयुक्त विषय सेमिनार पर मैं इसके प्रारंभ में अपने परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, अध्यक्ष पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसके प्रारंभ में ही हमारे बीच में जो उपस्थित हैं माननीय भगवती प्रसाद राघव जी, क्षेत्रीय संयोजक प्रज्ञा प्रभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हो रहा है। और उसके साथ साथ हमारे बीच में माननीय प्रोफेसर पीपी देहानी जी, कुलपति श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उसके साथ साथ आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराग वार्ष ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पतंजलि रिसर्च सबका सेमिनार के आयोजन समिति की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और विशेषकर परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, अध्यक्ष पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, आधुनिक युग के धन्वंतरी के रूप में प्रतिष्ठित आयुर्वेद में पुनर्स्थापित वाले ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य जी, मैं हार्दिक अभिवादन और स्वागत करता हूं। आज का हमारा ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है। ये कोविड महामारी से न केवल हमारे भारत पर समूचा विश्व प्रभावित है और बड़ी उम्मीद से भारतीय उपचार पद्धतियों की ओर देख रहा है, क्योंकि ये पता है ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति के पास अभी तक इसका कोई उपचार नहीं खोजा जा चुका है। ऐसे में बहुत बड़ी उम्मीद भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से है, उपचार पद्धतियों से है कि वो एक ऐसा समाधान दिखाएंगी। और इसमें इस समाधान में जो नेतृत्व लिया है, जो लीड ली है, वो पतंजलि ने ली है। पतंजलि योग पीठ के द्वारा लिया गया है, पतंजलि आयुर्वेद के द्वारा लिया गया है। और योग और आयुर्वेद के समन्वित प्रयोग से हमें उम्मीद है कि हम इस राष्ट्रीय महामारी पर न केवल नियंत्रण पाएंगे, प्रिवेंशन और क्यूरेटिव दोनों अप्रोच हमें इसके माध्यम से उपलब्ध होंगी। और समूचे विश्व को, समूची मानवता को, आयुर्वेद को जो पुनर्स्थापित पतंजलि ने किया है और उसके साथ साथ इन उपचार पद्धतियों को जो पुनर्स्थापित किया है, उन उपचार पद्धतियों का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होगा, समूची मानवता इससे लाभान्वित होगी। तो आज का जो ये विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार का ये आधुनिक विकास, भूमंडलीयकरण, अच्छे अंधा जो विकास है, ये निश्चित रूप से ये उसका एक तरीके की शुरुआत है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, भूमंडलीकरण का परिणाम, ये एक अलग तरीके का सोच। और मैं इस सेमिनार का प्रारंभ भी अपनी एक छोटी सी घटना और छोटी सी बात, जो एक एपिडेमिक्स एंड सोसाइटी फ्रॉम द ब्लैक डेथ टू द प्रेजेंट, प्रोफेसर स्नोडेन की अभी एक जो पुस्तक निकली है, और उसमें उन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि रोग और महामारी का संबंध कहीं ना कहीं हमारी अंधी विकास की दौड़ से है। तो ऐसे में जो हमारे भारतीय मूल्य हैं, जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमें एक समाधान प्रस्तुत करती हैं और ऐसा वातावरण देती हैं जिसमें इस प्रकार की महामारी की परिस्थितियां ही पैदा ना हो। तो आज जो ये वुहान में जहां से ये बीमारी शुरू हुई, ये जो भूमंडलीकरण का मंच बन चुका था, चीन का ये वुहान शहर निर्माण का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था, विकृत पूंजीवाद की सेंटर था, और वहीं से अमेरिका होता हुआ ये समूचे विश्व में जो ये महामारी फैली है। और इस महामारी की एक अलग अनूठी विशेषता है, और वो विशेषता ये है,
कि ये समाज के उच्च वर्ग से प्रारंभ हुई। समाज के अभी तक जो महामारी फैलती थी वो समाज के निम्न वर्ग से फैलती थी, लेकिन इस महामारी समाज के उच्च वर्ग से नीचे फैल रही है। तो और इसका केंद्र भी वही औद्योगिक पूंजीवाद के जो केंद्र भारत में भी हैं, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, पूना, सूरत, इन्हीं देशों में। तो एक प्रकार से ये जो प्रकृति के विरुद्ध विकास की जो अवधारणा है, प्रकृति पर विजय की अवधारणा है, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य जी हमारे बीच में आ चुके हैं। जी जी जी, हम बिल्कुल हम आपको सुन पा रहे हैं। आप सबको आचार्य जी सादर प्रणाम। और अब मैं आचार्य जी की ओर आचार्य जी के स्वागत के लिए अपने कुलपति प्रोफेसर पीपी ध्यानी जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आचार्य जी का स्वागत करें और उसके पश्चात आचार्य जी पतंजलि चरक अथवा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और हमें आशीर्वचन देंगे। धन्यवाद प्रोफेसर पीपी ध्यानी जी। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज के इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, अध्यक्ष पतंजलि योगपीठ हरिद्वार का मैं श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और आर्यवर्त शोध संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं और स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि परम पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी हमारे उत्तराखंड की एक ऐसी विभूति है जिन्होंने पूरे देश और दुनिया में भारतीय उपचार पद्धति आयुर्वेद का डंका बजाया है और आज वे पूरी दुनिया में भारतीय चिकित्सा परंपरा पद्धति आयुर्वेद के संवाहक और पुनर्स्थापक माने जाते हैं। चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड और यूनाइटेड नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल अवार्ड से सम्मानित आचार्य बालकृष्ण जी का इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में सहमति देना हम सभी को गौरवान्वित करता है। महोदय, हम सभी आपका पुनः अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, नमन करते हैं और करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। साथियों, यह हमारा सौभाग्य है आज हमारे माननीय भगवती प्रसाद राघव जी जो क्षेत्रीय संयोजक हैं प्रज्ञा प्रवाह के, आज उनका भी हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमान, आपका इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। साथियों, स्वागत की इस घड़ी में हमारे बीच विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कुमकुम रौतेला भी उपस्थित होने वाली हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर ओपीएस नेगी जी और आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराग वासुदेव व विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी उपस्थित होने वाले हैं और कुछ लोग उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी महानुभावों का और सभी प्रतिभागियों का मैं पुनः श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और डॉक्टर गुप्ता से आग्रह करता हूं कि वे आगे की कार्यवाही का संचालन करें। धन्यवाद। मैं परम पूज्य आचार्य जी से ये प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरे मध्य में मैं जी भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा के साथ में मैं बैठा हूं, आप देख भी पा रहे होंगे। और मैं अपने कर कमलों से आज की इस वेबिनार के उद्घाटन के लिए आप सबके सम्मुख ये भगवान धन्वंतरी जी के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं। ये अपने भगवान धन्वंतरी जी के चरणों में पुष्प अर्पण करते हुए भगवान धन्वंतरे नमः। हमारे आयुर्वेद के अवतार भगवान धन्वंतरी जी के चरणों में
मैंने निवेदन अपना प्रेषित कर दिया है और आप देख भी पाएंगे। जब तक हम हैं, भगवान धन्वंतरी जी को साक्षी मान करके, सम्मुख मान करके हम इस कार्यक्रम को अभी हम आगे करेंगे। परम पूज्य आचार्य जी से निवेदन प्रार्थना है कि सेमिनार को प्रारंभ के साथ अपना एक अतिथि वक्तव्य और सेमिनार कोरोना महामारी और आपके जो भागीरथ प्रयास हैं उन सब पर हमको लाभ प्रकाश डालने का कष्ट करें, हमारा ज्ञान वर्धन करने का कष्ट करें। श्रद्धेय आचार्य जी, आज इस वेबिनार के आयोजन के लिए मैं श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं आर्यवर्त शोध संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप में ये जो आयोजित किया गया है, अब सबका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और आज जिनका पावन सानिध्य हम सबको प्राप्त है, माननीय श्री भगवती प्रसाद राघव जी, जो अभी क्षेत्रीय संयोजक के रूप में प्रज्ञा प्रवाह के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को आप देख रहे हैं, आपको हमारा बहुत प्रणाम है। और साथ में आज बहुत ही यशस्वी हमारे कुलपति जी आदरणीय प्रोफेसर पीपी ध्यानी जी, जो श्री देव सुमन विश्वविद्यालय उत्तराखंड में आप अभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, आपको भी मेरा नमन है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय सम्माननीय प्रोफेसर ओपी एस नेगी कुलपति जी, जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उनको भी हमारा बहुत प्रणाम है। विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय बहन प्रोफेसर कुमकुम रौतेला जी, जो निदेशक उच्च शिक्षा उत्तराखंड। और आज विशेष कर करके, क्योंकि इस कोरोना काल के महासंक्रमण समय पर जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को जो एक षड्यंत्र और भ्रम है उससे बचाने के लिए हमारी जो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जो विधाएं और उपाय हैं, उसके माध्यम से लोगों को चेतन और जागरूक करने के लिए प्रयासरत आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी जी को भी मैं बहुत ही वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया है, बहुत अच्छी बात है। और हमारे संस्थान के हमारे बहुत सहयोगी, हमारे वैज्ञानिक, वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय भाई हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, और इस कार्यक्रम का संचालन के लिए जो बहुत सुंदरता से संचालन कर रहे हैं प्रोफेसर आर के गुप्ता प्राचार्य जी, जो हैं देव सुमन विश्वविद्यालय के, और डॉक्टर भानु जोशी विभाग अध्यक्ष उत्तराखंड जो योग विभाग के। तो आप सबका मैं बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज इस कार्यक्रम के लिए निश्चित रूप से दो चीजें हैं जो हम सबको विचार करना है। एक तो महामारी को लेकर के, जो महामारी आज पूरी दुनिया में फैली है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर हम सब के लिए एक चुनौती के रूप में है। चुनौती एक तरफ है, कहीं चुनौती से बढ़कर के हमको षड्यंत्र भी नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से इसको एक स्वरूप प्रदान किया गया है और जिस तरह से इसको पूरी दुनिया को भयभीत करने का प्रयास किया गया है, हम उस चीज को भी नकार नहीं सकते हैं। तो हम दोनों एंगल से देखना होगा। महामारी को कभी भी आयुर्वेद के अंदर ऐसा शास्त्रों में ऋषियों ने कहा कि किसी भी बीमारी को हमको कमतर नहीं आंकना चाहिए। रोग हो या शत्रु हो, उसकी भयावहता के विषय में हमको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक तरह से उसके लिए करके हमको लापरवाह नहीं होना चाहिए। ठीक है, लापरवाह नहीं होना है, परंतु हमको परवाह करने के रूप में ऐसा भी नहीं होना है कि पूरी दुनिया भयभीत है। आज कहीं कोई भी जा रहा है, कोई कहीं भी कर रहा है, और कोरोना से कम, कोरोना के भय से मानसिक जो व्याधियां हैं, दूसरी जो विकृतियां हैं समाज के अंदर, दूसरी विद्रुपता है समाज के अंदर, आज आर्थिक एक तरह से आर्थिक अभाव से लेकर के सामाजिक अभाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो इसके ऊपर भी हमको सोचना होगा, हमें चर्चा करनी होगी। और प्राचीन काल से जब ऋषियों ने विविध रोगों के लिए जब चाहे वह किसी भी तरह की कोई बीमारी आई, महामारियां आई, किसी भी तरह की कोई भी इस तरह के रोगों की उत्पत्ति हुई, तो लाखों वर्ष तक हमने उन आयुर्वेद जड़ी बूटियों या उन ऋषि परंपरा के माध्यम से चिकित्सा से उन रोगों का उन्मूलन किया, उनका समापन किया। कालांतर में अब कुछ काल के बाद में, ठीक है, आज एलोपैथी का बोलबाला है। कई सारी बीमारियों में हम जानते हैं कि जो एक्यूट मैनेजमेंट के अंदर में
उसकी महत्ता को कोई हम अस्वीकार तो नहीं करते हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जिस चीज का समाधान यदि एलोपैथिक में नहीं मिले तो दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती, ऐसी बात भी नहीं। कुछ आज ऐसे ही किया जा रहा है। मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं कि जब पता चला कोरोना महामारी का, डॉक्टर अनुराग जी और पूरी टीम को हम लोगों ने शुरू में ही जब एकदम थोड़ा थोड़ा सा वुहान से ये चीज जब बढ़नी शुरू हुई, उसी समय पर हम लोगों ने जनवरी फरवरी में ही बहुत सारा काम शुरू कर दिया था। मार्च आते आते, मार्च के एंड तक हम लोगों ने कोरोना के लिए कितने औषधियां हैं, कितनी कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो उपकारी हो सकती हैं, लाभकारी हो सकती हैं, ये हम लोग कर चुके थे। और मार्च के करीबन मेरे को स्मरण है 26-27 तारीख को आयुष मंत्रालय को वो लिस्ट बना करके हम लोगों ने सुपुर्द किया कि ये कोरोना के लिए इन औषधियों का प्रयोग करें, इनका काढ़ा बना करके दें, ये लाभकारी हो सकते हैं। और हम लोगों को खुशी है इस बात को कहते हुए कि आयुष मंत्रालय ने उसके आधार पर आयुष काढ़ा की परिकल्पना की। उस आयुष काढ़े को पूरे देश के अलग अलग स्थानों में भी पिलाया गया, परंतु काढ़े के अतिरिक्त भी जो काम होना चाहिए था, हमारी पूरी टीम उस पर काम करती रही। करने के बाद में, क्योंकि हमको ये पता था कि यदि हम इस कार्य शुरू करते, यदि हम बहुत प्रचारित कर देंगे तो बहुत विघ्नकारी तत्व उस कार्य को नहीं होने देंगे। तो हमने कहा कि हम उन्हीं लोगों को बताएंगे जिन कार्यों के इस कार्य को करने के लिए जिनसे अप्रूवल्स लेने की जरूरत है, जिनसे लाइसेंस लेने की जरूरत है, जिनसे परमिशन लेने की जरूरत है, उन सारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए हमने एक आयुर्वेदिक औषधि को उस लेवल पर पहुंचाया, जाकर के हम लोगों ने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल भी किए। करने के बाद जो परिणाम आया, जब हमने पूरी दुनिया को बताया तो दुनिया हतप्रभ रह गई। तो वही षड्यंत्रकारी पूरी ताकत से हमारे पीछे लग गए। परंतु मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रबुद्ध जनों को, सब लोगों ने उस कार्य की प्रशंसा करते हुए आज उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी तक हजारों रोगी उस कोरोनिल और स्वासारी के सेवन से नेगेटिव हो चुके हैं। पूरे देश के लोग सेवन कर रहे हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी है कि जो बहुत सारे जो चिकित्सक हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं, वो अभी स्वासारी और कोरोनिल का सेवन कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है। जब हमने कहा कि यह मेडिसिन है, तो पूरी ताकत इस बात के लिए पीछे लगी कि आयुर्वेद में औषधि कैसे बन सकती है। अरे भाई, आप अपनी ऊर्जा को इस कार्य के लिए लगाइए कि जो हम क्लेम कर रहे हैं, जो हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, उन प्रमाणों पर भरोसा नहीं है तो आप प्रमाणों का परीक्षण करिए, रोगियों पर परीक्षण करिए। दुर्भाग्य से जिस तरह से रोगियों के ऊपर परीक्षण होना चाहिए था, आज भी हम प्रयास कर रहे हैं। स्टेट लेवल पर अनेक जो सरकारों के साथ में सेंट्रल लेवल पर भी आज भी जो एक सहृदयता होना चाहिए, जो एक कॉपरेशन होना चाहिए, उसका अभाव दिखाई देता है। फिर भी कितने भी षड्यंत्र कोई करे, कितना भी कोई इस तरह के अभियान को रोकने का प्रयास करें, जब औषधि में दम है, जब वेद के अंदर ताकत है। देखिए, आयुर्वेद असीम है, आयुर्वेद की सीमाएं अनंत हैं। हमको उस आयुर्वेद अनंत सीमाओं में खेलने वाले हम अपने आप को अभी भी एक बालक की तरह से समझते हैं, क्योंकि दूसरी पैथियों की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, पर आयुर्वेद को सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। कई लोगों ने कहा कि क्या पतंजलि ने पहले भी किसी वायरस के ऊपर काम किया क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, वायरोलॉजी के ऊपर हम पहले काम कर चुके हैं और डेंगू के ऊपर काम कर करके हमने डेंगूनिल जैसे औषधियां भी बनाई हैं। तो आज समय आ गया है। अब सभी प्रबुद्ध जनों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है कि जो हमारे ऋषियों का जो ज्ञान विज्ञान है, उसको आज मॉडर्न मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम आज उसको स्थापित करें, यानी दुनिया की भाषा में हम अपनी चीजों को समझा सकें। इसके लिए अनुसंधान करना, काम करना, समवेत होकर के हमको बढ़ करके आगे बढ़ना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि है, ये उत्तराखंड ऋषियों की भूमि है, ये पवित्र पावन करने वाली भूमि है। यहाँ पर विविध तरह की वनौषधियां, जड़ी बूटियां हैं। और इस लॉकडाउन के कारण से बहुत सारे लाखों भाई बहन जो दूसरे प्रांतों में आज काम कर रहे थे, वो छोड़ करके अपने ही घर पे एक प्रवासी की तरह से वो लोग आए हैं। वो हम पीड़ा देती है,
तो उनके जीवन निर्वहन के लिए भी इन जड़ी बूटियों का यदि हम उत्पादन करते हैं, इन जड़ी बूटियों के द्वारा हम औषधि का निर्माण करते हैं, इन जड़ी बूटियों के द्वारा हम देश और दुनिया की चिकित्सा करते हैं, तो न केवल हम लोगों को रोग मुक्त होने में सहयोग करते हैं, अपितु अपने प्रांत को, अपने खेत खलिहान किसान जो काम करने वाले भाई बहन हैं, उनके जीवन निर्वहन के लिए, उनके जीवन में उन्नति और समृद्धि लाने का साधन भी हम पैदा करते हैं। तो इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। तो हम उनके जीवन के निर्वहन के साधन को पैदा करने के लिए, देश को निरोग बनाने के लिए, रोग मुक्त करने के लिए भी हमको काम करना है। इसके अलावा जो तीसरी जो चीज है, जो दायित्व है हमारा जो बन जाता है, तो इस तरह के जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, मैं देख रहा था डॉक्टर विश्वरूप राय जी जो है वो पूरा उस कार्य के लिए लगे हुए हैं। हम सबको एक सिपाही की तरह से इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इन षड्यंत्रकारियों के पर्दाफाश करने के लिए हमको पूरी ताकत से आगे जुड़ना होगा। ठीक है, मैं कब कहता हूं कि हम रोगों की भयावहता को हम न स्वीकारें, पर हम इसके लिए भी बचें कि जितनी भयानकता दिखाई जा रही है, जिस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है, उससे भी हमको बचने के लिए पूरी जी जान से, योजनाबद्ध ढंग से हमको कार्य करना होगा। यदि हम काम करेंगे तो लोगों को इसका उत्तर स्वतः ही मिल जाएगा। कितने लोगों ने प्रयास किया कि कोरोनिल और स्वासारी लोगों तक न पहुंचे, पर अब लोगों का पास पहुंच रहा है, खा रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं। ठीक होकर के जब स्वयं वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हो गया, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है उस चीज को रोक सके। तो इसी तरह से फिर हमें अनुसंधान के लिए भी हमको बहुत काम करना है। तो पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, क्योंकि आज ये बहुत अच्छा आप लोगों ने रखा है, मैंने विशेष कर करके जो चिकित्सा, जो औषधि, किस तरह से हमने कोरोनिल और स्वासारी का निर्माण किया, किस तरह से औषधि काम करती है, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक आप सबके बीच में है। 11 बजे से जो सत्र, तकनीकी सत्र में वो इसकी बात रखेंगे, तो मैं निवेदन करूंगा आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हम सब मिल करके पूरे देश की समृद्धि के लिए, अपनी सांस्कृतिक प्रतिष्ठापना के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि और विकास के लिए हम सब आगे आए। इस महामारी के दौर में भी हम लोगों के जीवन निर्वहन के साधन के रूप में जो आज अभावों से ग्रसित होते जा रहे हैं, आर्थिक विपन्नता को प्राप्त होते जा रहे हैं, उन सब के लिए भी हम बड़ा काम कर पाएंगे। और हम सबको मिलकर के बड़ा काम करना है, हमारा दायित्व है। क्योंकि आप लोग अधिकांशतः जितने भी सभी हमारे सम्मानित बंधुजन इस कार्यक्रम में हैं, सब अपने दायित्वों का निर्वहन हम पूरी ऊर्जा के साथ कर रहे हैं। तो ये दायित्व और बढ़ जा रहा है, इसको आप करिए। और आपकी सेमिनार के लिए मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप बिल्कुल सफलतापूर्ण ढंग से जो भी इसमें आप सार निकालेंगे, जो भी आप मंथन करेंगे, और मंथन के साथ में जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी पतंजलि को आप देंगे, उसको विनम्रता पूर्वक करने के लिए हम सदैव उद्यत हैं, सदैव हम तत्पर हैं। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में, शुभ भावनाओं के साथ में आप सबको मैं नमन और प्रणाम वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम आप सबको, मेरा नमन हो। परम पूज्य आचार्य जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आभारी रहेंगे कि आपने हमारे वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में अपना अमूल्य समय दिया। उसके साथ साथ समूची मानवता, भारतीय परंपरा आपकी आभारी रहेगी कि आपने जो इस महामारी के लिए, महामारी के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी है कोरोनिल देकर। और ये एक ग्राउंड रिपोर्ट आचार्य जी मैं आपको दे रहा हूं कि उत्तर भारत में कुछ स्थानों पर मुझे पता चला कि आपकी कोरोनिल दवा मिल नहीं रही है, ब्लैक होने लगी है। आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है कि इसका उत्पादन बड़ी मात्रा में कराइए, जिससे कि ये सर्वसुलभ हो सके। बहुत से स्थानों पर ये दवा उपलब्ध नहीं है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक भी इसका प्रयोग कर रहे हैं और अपने मरीजों को इसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना हो कि ये सर्वसुलभ हो सके, उत्पादन बढ़े। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आचार्य जी का आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ ये जो महामारी है, इस महामारी के संदर्भ में हमारी जो भारतीय परंपरा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रभावी है। जगह जगह हमें देखने को मिलता है कि हम थर्मामीटर लिए लोग खड़े रहते हैं और वो थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। लेकिन यहीं पर एक भारतीय परंपरा के
ऋषि तुल्य व्यक्ति ने कहा, मुझे बताया कि अगर हम चाहें तो चना, गुड़ और गुलाब का अर्क लेकर भी एक स्वागत कर सकते हैं। चना और गुड़ से उसकी स्वाद का पता चलता है और गुड़, गुलाब के अर्क की खुशबू से उसकी सूंघने की शक्ति का पता चलता है। और जिसमें भी ये कोरोना के थोड़े बहुत लक्षण होंगे, वहां एकदम इन दोनों से बड़े आसानी से हम कोरोना की जांच कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और मैं इसके साथ साथ मैं इस उद्घाटन सत्र के अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए उत्तराखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर OPS नेगी जी से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन इस उद्घाटन सत्र में देने की कृपा करें। धन्यवाद प्रोफेसर OPS नेगी। आज श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय एवं आर्यवर्त शोध संस्थान, देवभूमि विकास मंच द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय उपचार पद्धतियां, जिसमें योग, आयुर्वेद, मर्म प्राकृतिक चिकित्सा आती है। वेबिनार के उद्घाटन समारोह के माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय डॉक्टर बालकृष्ण महाराज जी, सबसे प्रथम मैं आपको नमन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। ये स्वागत मेरी ओर से नहीं मान्यवर, ये स्वागत पूरे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। इसके अलावा मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अनुराग भाषणे, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का, जिन लोगों ने आचार्य जी के साथ मिलकर ये जो गंगा की धारा है, इस धारा को पूरे विश्व में तक पहुंचा दिया है। तो ये उनका भी स्वागत है। स्वागत है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से माननीय भगवती प्रसाद राघव जी का, जो कि प्रज्ञा प्रभाव के उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं। स्वागत है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर PP ध्यानी जी का। स्वागत है उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर कुमकुम रौतेला जी का। और अच्छा नहीं होगा कि मैं 2 लोगों का स्वागत न करूं। एक तो प्रोफेसर RK गुप्ता जी, जिन्होंने सेमिनार के लिए अपना सब कुछ एक तरह से इन्होंने जो प्रपोजल इसका दिया है और इस सेमिनार की रूपरेखा रखी है, प्रोफेसर RK गुप्ता जी का स्वागत है। और मेरे साथी सहयोगी जो कि योग विभाग के विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर भानु जोशी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आपका सबका स्वागत करते हुए मैं यहाँ पर ज्यादा ना कहकर, क्योंकि आचार्य जी ने बहुत कुछ कह दिया और मैं इस विषय का विद्वान भी नहीं हूँ, मैं तो फिजिक्स का आदमी हूँ, लेकिन इतना मेरा मानना है कि भारतीय जो चिकित्सा पद्धति रही है, जो करोड़ों वर्ष से है, लेकिन आज भी वो जो है पूरे विश्व में प्रमाणित नहीं हो पा रही। उसके लिए दोषी कोई पद्धति नहीं है, बल्कि दोषी हम लोग हैं, जो कि हम लोग अपने लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल, हम अपनी पद्धति के लिए वोकल नहीं हुए। आज देखिएगा, ये जो कोरोना महामारी है, वैश्विक महामारी है, जब आचार्य जी और उनके सहयोगियों ने, इसके अलावा आयुष मंत्रालय ने जब काढ़ा दिया, तो काढ़ा पूरे विश्व में पिया जा रहा है। बल्कि मैं एक दिन स्वास्थ्य मंत्री का बयान भी पढ़ रहा था, पता नहीं सही है गलत है, कि जो प्रिंस चार्ल्स हैं वो आयुर्वेदिक दवाइयों से, योग से ही ठीक हुए हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी पता नहीं, लेकिन उनका बयान आया था। तो आज ये कारण क्या है कि हमारा आयुर्वेद, जो कि वर्षों पुराना है, जिसमें धन्वंतरी जैसे हुए हैं, आचार्य चरक जैसे हुए हैं, महर्षि पतंजलि जैसे लोगों ने हम लोगों को शिक्षा दी है, उनसे हमने सीखा है, उसको प्रमाणिकता के आधार पर विश्व में भी पूरा नहीं आ पाए, जबकि हम लोग एलोपैथी से बहुत आगे हैं। आचार्य जी ने कहा कि इनफाइनाइट डायमेंशन है, फिजिक्स में कहते हैं इनफाइनाइट डायमेंशन, 0 से लेकर के अनंत तक। तो ये आयुर्वेद में क्या नहीं है? आपका प्राकृतिक चिकित्सा में सब कुछ, हर कुछ देह है। जब आचार्य जी लोगों का मुझे ध्यान है कि जब डेंगू आया था, तो सबसे पहले मान्यवर आचार्य जी एवं रामदेव जी ने डेंगू की दवा के बारे में बताया था। इसकी कोई दवा नहीं थी। जो पूरे विश्व में एक षड्यंत्र रचा गया कि आयुर्वेद को पीछे करा गया। डेंगू को, उस दवा को आज तक भी जो है सबने जो है पूरी तरह से पूरे विश्व पटल पे नहीं लिया, लेकिन खा हर कोई रहा उसको। हर कोई पपीते के बीज की दवा या जो भी दवा आपने बताई साहब, वो दवा आज हर कोई डेंगू के रूप में चलती है, और उससे बड़ा प्रमाणिक कोई दवा नहीं है। ऐसे ही कोरोनिल का है। कोरोनिल की स्थिति यह है, हमारे देश के लोग कहते हैं कि जो ये प्रमाणित नहीं है। आचार्य जी लोगों ने इसका पूरा ट्रायल किया, कई लोगों को देखा और पता चला कि ये
अपने ये इतने लोगों को ठीक कर चुके हैं दवाई। अगर ये प्रमाणित नहीं है तो ये बाजार से गायब कैसी होगी? हर कोई इसको खा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि हमारी जन जागरूकता, क्योंकि अवेयरनेस एक बहुत बड़ा हथियार है। दवाई भी खोती जाती है, पढ़ाई भी खोती जाती है, लेकिन जो हम शिक्षाविद हैं हम अवेयर नहीं है लोगों को बताने का। तो अवेयरनेस एक बहुत बड़ी कमी है कि हम अवेयर नहीं हुए, कि हमने बताया नहीं ये दवा प्रमाणिक है। अगर ये प्रमाणिक नहीं तो बाजार में मिल क्यों नहीं रही है? ब्लैक हो रही है जगह जगह। गुप्ता साहब ने कहा हल्द्वानी जगह जगह पे ये दवा किसी दुकान में नहीं मिल पा रही है। एक रात में बता रहे थे कि रात में 500 दवाइयां सब एक साथ बिक गई है, रातों रात बिक जा रही है। ऐसे ही स्वास्थ्य परवाह है। कई चीजें आपके देखा जाए तो पतंजलि दिव्य योग पीठ की जो दवाएं हैं अपने पूरी प्रमाणिकता है, लेकिन कारण वही रहा हम लोकल के लिए वोकल नहीं बने। हम लोग ऐसे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में हम लोगों का एक ही उद्देश्य रहा है, हमेशा थिंक ग्लोबली बट एक्ट लोकली। ये जिसका नाम आज लोकल और वोकल हो गया है। तो ये हम लोग इसके प्रति, आयुर्वेद के प्रति हम अधिक जिज्ञासा तो रहे हमारी, लेकिन हमने अपने कार्य को आगे बढ़ाने में दुनिया के सामने अपने को परिलक्षित नहीं किया। इसी तरह से आयुर्वेद को जब हम सीमा में नहीं बांध सकते तो कोरोना जैसी बीमारी क्या है? आज योग के कारण से हर लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं सब में योग कराया जा रहा है। और आज स्थिति ये देखिए, अगर 100 लोग हैं उसमें केवल 2 या 3% लोगों की मृत्यु हो रही, बाकी लोग या तो योग से या अपनी ये इम्यूनिटी बढ़ा करके या दवाई लेकर ठीक हो जाते हैं। उसके पीछे भी देखा जाए तो हमारा आयुर्वेद और हमारा जो ये लक्ष्य, हमारा जो अपना समाज है, भारतीय समाज की जो परंपरा है पुरानी, वही रही है। तो मैं यही कहूंगा कि ये जो अपने जो ये आज का कार्यक्रम जो वेबिनार है, 2 दिवसीय वेबिनार है, ये अपने में एक बहुत अच्छा प्रयास है और ये गुप्ता जी का सराहनीय प्रयास है। इसके लिए जितना कहा जाए उतना कम है, जितनी प्रशंसा की जाए गुप्ता जी उतनी कम है। आप इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं कि आपने ऐसे विषय पर जो कि आज के लिए बहुत जरूरी है विषय पर वेबिनार को आयोजित किया और उसका उद्घाटन सरदेव बालकृष्ण महाराज जी से कराया, क्योंकि आपका इसमें पूरा अध्ययन है, आपने पूरा प्रैक्टिकल इसमें किया है और आपने देखा जाए जन जन तक एक पहाड़ों की कंदराओं से लेकर के पूरी बड़ी से बड़ी वायरल लैब तक काम किया है। तो इससे ज्यादा हम आपके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सेमिनार, ये वेबिनार अपने में अच्छा रहेगा। मैं इसके सफलता की शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छे अच्छे भाषण आएंगे, अच्छे अच्छे लेक्चर आएंगे, अच्छा इसमें मंथन होगा। और मेरा निवेदन रहेगा गुप्ता साहब कि जितने भी आपके जो ये भी जो आपके स्पीकर्स हैं, इंटरेक्शन जरूर कराएगा कि कम से कम 15-20 मिनट लोगों का टाइप डिस्कशन, चर्चा, जितनी चर्चा हो, जितना मंथन हो सके। क्योंकि कई बार ये होता है कि आदमी उस विषय को जानता नहीं, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा पूछता है, तो इसमें नए नए प्रश्न आएंगे। हो सकता है उत्तर न हो, प्रश्नों का उत्तर तो खोजा जाएगा। तो कल हम लोग जैसी तरह से जो आचार्य जी हैं, उनके सहयोगी हैं और भी अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, हमारे प्रोफेसर सुनील जोशी जी कुलपति बने हैं उसके उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के, वो जैसे लोग हैं, तो इसमें निश्चय ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और मुझे उम्मीद है आज नहीं तो कल हम लोग पुनः विश्व गुरु बनेंगे। आयुर्वेद पुनः जो है आयुर्वेद से आगे आएगा और हम जो हमारे कोई डायमेंशन में नहीं बांध सकता है, सीमा में नहीं बांध सकता है, तो हमारी सीमाएं पूरे जो है पूरे एक तरह से जो है पूरे विश्व में फैलेंगी और आयुर्वेद पूरे विश्व में छाएगा। भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। अधिक न करके अपने वाणी को मैं धन्यवाद देता हूँ। पुनः आचार्य जी का स्वागत करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए, साधु का धन्यवाद देते हुए, आप सबको नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी, माननीय कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। उद्घाटन सत्र के इस अवसर पर हमारे इस वेबिनार के साथ सहयोगकर्ता और सहयोगी आयोजक उत्तराखंड विश्वविद्यालय के योग विभागाध्यक्ष डॉक्टर भानु जोशी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी इस उद्घाटन सत्र पर, इसके अवसर पर 2 शब्द कहने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी प्रोफेसर ओपीएस नेगी जी और हमारे मुख्य अतिथि जी आचार्य बालकृष्ण जी और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति जी।
आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज का जो सेमिनार है बड़ा प्रासंगिक है। समझ जितने भी इसमें वेबिनार के माध्यम से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा इसके बाद अलग अलग तकनीकी सत्र होंगे, तो टेक्निकल सेशन में हमें अलग अलग विषय विशेषज्ञों का लाभ मिलना है। जैसा कि हमने अभी आचार्य जी को सुना, बालकृष्ण जी को सुना, उनके नेतृत्व में ही पतंजलि का आयुर्वेद जो संस्थान है बड़ा वर्तमान में विकास कर रहा है, और कोरोनिल जो दवा वर्तमान में निकाली गई है, पतंजलि के द्वारा निकाली गई है, पतंजलि विश्वविद्यालय शोध संस्थान द्वारा निकाली गई है, वहीं के ही एक डॉक्टर भाषणी डॉक्टर अनुराग जी उसके बाद तकनीकी सत्र में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। और जितनी भी उसके अलावा हमारे जो सत्र विविध तकनीकी सत्र चल रहे हैं उसमें अलग अलग विषय विशेषज्ञों का लाभ हम सभी को मिलने वाला है। तकनीकी सत्र में विश्व प्रसिद्ध हमारे पद्मश्री भारत भूषण जी का समापन सत्र में आपको लाभ मिलेगा। उसके अलावा आदरणीय कुलपति आयुर्वेद विश्वविद्यालय सुनील जोशी जी का आपको लाभ मिलेगा। तो मेरा निवेदन है 11 बजे से चलने सभी तकनीकी सत्र में आज और कल आप लगातार प्रतिभाग करते रहें। अथवा अब अंत में इस सेमिनार के धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आदरणीय तिवारी जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। तिवारी जी। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। आज 2 दिवसीय वेबिनार जो कि कोरोना महामारी के उपलक्ष्य में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और आर्यवत शोध संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं आज के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं परम पूजनीय आचार्य बालकृष्ण जी, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपने पावन सानिध्य उन्होंने यहाँ पर आकर अमूल्य समय दिया। उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर पीपी ध्यानी, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस वेबिनार से जुड़ने के लिए जितने भी मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि और हमारे वक्तागण हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सभी लोग आज के इस वेबिनार में अपनी उपस्थिति सभी ने दी, और आज जो आने वाले वक्ता हैं वो अपने विचारों को सभी व्यूअर्स के सामने रखेंगे। तो मैं सभी का जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रोफेसर ओपीएस नेगी सर, कुलपति महोदय उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली मैं इस वेबिनार के लिए ये आयोजन के लिए मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर नमन गर्ग सर और डॉक्टर सारस्वत सर, जिनके ही हेल्प से हम ये वेबिनार कंडक्ट करा पा रहे हैं। तो धन्यवाद मैं सभी को एक बार फिर, और सबका स्वागत भी करता हूं कि अब जो हमारा अगला टेक्निकल सत्र शुरू होगा 10 मिनट बाद ठीक 11 बजे वो टेक्निकल सत्र हमारा शुरू होगा, जिसमें हमारे मुख्य जो वक्ता हैं पहले वार्षणीय सर जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो 11 बजे से अपना लेक्चर यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी सर, वो उसके बाद दूसरे जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं वो भी अपने विचार इस वेबिनार के परिप्रेक्ष्य में व्यक्त करेंगे। तो मैं सभी व्यूअर्स को ये आग्रह करना चाहूंगा कि वो ध्यान से दोनों वक्ताओं को सुने, क्योंकि दोनों वक्ता अपने अपने फील्ड में बहुत ख्याति प्राप्त हैं और उनके नॉलेज से आपको जरूर कुछ ना कुछ या बहुत ज्यादा फायदा जरूर मिलेगा। तो 11 बजे सभी व्यूअर्स से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वेबिनार से जुड़ें और बीच में इस वेबिनार को ब्रेक ना करें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं इस उद्घाटन सत्र के समापन की घोषणा करता हूं और अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री परम पूज्य आचार्य जी का भी बहुत हार्दिक उनका धन्यवाद देता हूं। सभी अतिथियों का, अपने कुलपतियों का, सभी सम्मानित विशिष्ट अतिथियों का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सही 11 बजे हम इस प्रथम तकनीकी सत्र पर पुनः एकत्रित होंगे। इसी के साथ पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपना इस राष्ट्रीय वेबिनार का प्रथम तकनीकी सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं, और बड़े अच्छी बात है हमारे इस वेबिनार की कि सब कुछ हमारा समय पर निर्धारित है और समय पर ये संपन्न हो रहा है कार्यक्रम। तो इसमें जो प्रथम तकनीकी सत्र है, उसमें जो प्रथम तकनीकी सत्र के जो वक्ता हैं, हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, जो इस महामारी के संदर्भ में जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान
क्या कर पाया है और क्या नहीं कर सका है, और उसके साथ क्या भारतीय उपचार पद्धतियां आयुर्वेद में क्या इसको लेकर क्या इसकी भूमिका है और क्या और ज्यादा बढ़ सकती है, उस संबंध में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं पतंजलि शोध संस्थान के, वो इस पर अपना गहन, विस्तृत और ओजस्वी विद्वतापूर्ण वक्तव्य देंगे, जिसके माध्यम से इस महामारी पर वास्तविक रूप से आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की क्या स्थिति है। चूंकि वो स्वयं अपने में एक चिकित्सा वैज्ञानिक हैं, तो उनके और आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, तो वो स्वयं जो वास्तविक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की स्थिति है, उससे इस वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में और आयुर्वेद की भूमिका के ऊपर पर्याप्त रूप से एक विस्तृत विचार डालेंगे। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय आने जा रहे हैं, बहुत शीघ्र ही हमारे बीच में होंगे। और जो मैं बात कर रहा था कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की, कि जोर पूरा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आज इसके प्रिवेंशन पर है कि किस प्रकार से हम इसे रोकें, और जिसमें सबसे बड़ा हथियार सोशल डिस्टेंसिंग का है। और मैं अब बहुत धन्यवाद, डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय हमारे बीच आ चुके हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? अब मैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय से ये निवेदन करूंगा कि वो अपने विद्वतापूर्ण वक्तव्य से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की कोरोना को लेकर क्या अप्रोच है, क्या दृष्टि है, और उनके द्वारा किस तरीके से जो कोरोनिल का निर्माण किया गया, कितनी बाधाएं आई और किस प्रकार उन्हें इसमें सफलता प्राप्त हुई, जिसके कारण आज कोरोना के उपचार में कोरोनिल एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है, हमें सबको उम्मीद है कि वो एक इतिहास रचेंगी, ये भारतीय आयुर्वेद परंपरा की जो औषधियां हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय। प्रणाम सर। सर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो एक वेबिनार है श्री दीप सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और आयुर्वेद शोध संस्थान के द्वारा जो संयुक्त रूप से आयोजित किया है, मेरे हिसाब से एक बहुत टाइमली पहल है, जहां हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज बेस को एक ऐसी बीमारी में अप्लाई कर पाते हैं जो पूरे विश्व में समान रूप से हर एक देश को, हर एक जाति को, हर एक रेस को अलग अलग तरीके से भी प्रभावित नहीं कर रही है। सो ये एक बहुत साधुवाद वाला विषय है, एक टाइमली एफर्ट है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड ऑल द पीपल हु हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस इश्यू। एंड व्हेन आई लुक एट द अच्छा सर, इंग्लिश में बोलूं तो ठीक रहेगा सर? हेलो, किसी भी भाषा में देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश। हिंदी ज्यादा बेटर है, हिंदी अंग्रेजी मिली जुली करिएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। तो आज जब सुबह मैंने आचार्य जी को सुना और प्रोफेसर ध्यान जी को सुना, प्रोफेसर नेगी जी को सुना, और आप सब लोगों को सुना और देखा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस तरीके से कोरोना से लड़ने की अलग अलग तैयारियां हैं और उनके परिप्रेक्ष्य में पतंजलि ने क्या किया है, तो मैं सर बहुत थैंकफुल हूँ इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जितने भी हमारे पूज्य गुरुजन हैं, कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, विशिष्ट अतिथि हैं और आचार्य रहे हैं, इन सब के चरणों में नमन करते हुए मैं थोड़ा सा अपने कार्य के बारे में बताऊंगा कि कोरोना को लेके हम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या काम किया हुआ है और उसमें कहाँ तक पहुंचे हुए हैं और आगे तक की हमारी योजना कैसी है। अगर हम ये देखें कि जो कोरोना वायरस है और जो इन्फेक्टिविटी है उसके प्राइम कारण क्या है, तो दो चीज बहुत बेहद अच्छे से समझ में आती हैं एज ए साइंटिस्ट। वो ये कि हमारे शरीर में जितनी भी अच्छी और हेल्दी कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, स्पेशली लंग्स और हार्ट की सेल्स हैं, उनमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। और ये बहुत ही स्टेबल प्रोटीन है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए होता है। बट ये हमारे शरीर की एक आंतरिक प्रोटीन है, पर इसके बारे में शायद हमसे ज्यादा कोरोना वायरस जानता है। कोरोना वायरस के सरफेस पे एक प्रोटीन होती है S1P, जो एक सरफेस प्रोटीन के तौर पे काम करती है, और ये बहुत सरप्राइजिंग है और बहुत
इंटरेस्टिंग भी है कि वो जो प्रोटीन है जो कोरोना वायरस के सरफेस पे पाई जाती है वो लॉक करती है बड़ा अच्छे से एक हमारे ह्यूमन प्रोटीन ACE2 के ऊपर, और बिल्कुल ताला चाबी जैसी कहानी हो जाती है। और वायरस की जो अटैक की पहली कंडीशन है वो यही है कि कैसे वायरस एंगेज करे ACE2 प्रोटीन को, और हमारे बॉडी पे पहला अटैक का एक एपिसोड शुरू होता है। और जैसे ही ताला चाबी लग जाते हैं, वायरस की S1P प्रोटीन उसका रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन RBD बाइंड करता है ACE2 से, और उसके बाद जिस सेल की ACE2 में वो अटैक करता है, ये समझिए कि उसका एक द्वार खुल जाता है और वायरस उस सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो जो पहली एंट्री है, जो पहला एंगेजमेंट है वायरस का, वो एक दो प्रोटीन के आपस में इंटरेक्शन की वजह से होता है। और ये बहुत ही अपना वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं कि ऐसा क्यों होता है, किस तरीके से होता है। और जैसे ही वायरस इन अच्छे सेल्स के अंदर घुसता है, हमारे केस में लंग एल्वोलाई के अंदर घुसता है, लंग के अंदर की जो बेसिक सेल्स है वहां घुसता है, वहां जाके वो पूरी सेल की अपनी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, और हाईजैक करने के बाद उस सेल से वो वाले काम कराता है जो उसे खुद कराने होते हैं। सेल अपने वाले काम छोड़ के उस वायरस के आदेश पे काम करना शुरू कर देती है, और उसका पहला काम होता है कि वो वायरस अपनी जैसी कॉपियां और बनवाता है। तो उस काम में एक एंजाइम है जिसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वायरस द्वारा, उसका नाम है RDRP, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, जो जनरली कम इस्तेमाल होता है, पर वायरस पूरी मशीनरी को हाईजैक करके उसको सेल को बोलता है कि आप मेरी जैसी बहुत सारी कॉपियां बनाओ। सेल बहुत सारी कॉपियां बनाती है, सेल फिर फट जाती है, उसमें से वो जो बहुत सारे नए वायरस बने थे वो जाके और स्वस्थ कोशिकाओं को, हेल्दी सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और वायरस का स्प्रेड होना बॉडी में शुरू हो जाता है। तो ये बेसिक इटियोलॉजी है कि इन्फेक्टिविटी कोविड वायरस की ह्यूमन बॉडी में कैसे बढ़ती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो इस स्टेज पे वायरस का जो काउंट है, जिसे हम वायरस टाइटर बोलते हैं, उस पे काबू कर लिया जाता है और लोग स्वस्थ हो जाते हैं। पर किसी केसेस में ऐसा होता है कि जब बहुत सारे वायरस हमारे सर्किट में घूम रहे होते हैं, तो उनको अटैक करने के लिए हमारे बॉडी के जो रक्षा तंत्र के सिपाही हैं, जिनको हम साइटोकाइंस कहते हैं, उनका बहुत प्रबल प्रभाव सिस्टम में होने लगता है, और वो कॉज करते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म, और फाइनली वो जो तूफान है साइटोकाइंस का, वो अफेक्ट करता है हमारी ह्यूमन बॉडी को। और जो मोर्टेलिटी के केस हैं, जो इसकी वायरस की मारकता है, वो उन स्टॉर्म की वजह से होती है। तो ये सब मैंने भी आपको यूं समझाया कि ये भी आगे आने वाला जो मैं आपको बताने वाला हूं, वो इसी सबसे आपस में लिंक है। वो लिंक यूं है कि अगर हम देखते हैं एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कोरोना में काम कर सकती हैं, तो जैसे आप सब लोग समझते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन एक टारगेट बेस्ड मेडिसिन है। एक दवाई एक टारगेट, सिंगल मेडिसिन सिंगल टारगेट, और वो आपस में तय करते हैं कि कौन सी दवाई कहाँ कैसे काम करेगी, इसीलिए वो एक्यूट मैनेजमेंट में अच्छा काम करती है। अब वायरस की इन्फेक्टिविटी के बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे अभी आप समझ पाए कि वायरस की एंट्री से लेके वायरस के मल्टीप्लिकेशन और साइटोकाइन स्टॉर्म्स। तो जो भी दवाइयां भी एलोपैथिक की उपलब्ध हैं, वो एक सिंगल टारगेट पे काम करती हैं, और इसीलिए बहुत सी जो हैं वो अच्छी एफिकेसी आपको नहीं दे पाती। ऑन द कॉन्ट्ररी, और दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो आयुर्वेदा इसके बिल्कुल उलट तरीके से काम करता है। आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट यही है कि बहुत सारी दवाइयां हैं, एक प्लांट के अंदर जो आप एक्सट्रैक्ट लेते हैं, या के अंदर जो आप एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसके अंदर 150 अलग अलग फाइटोकेमिकल्स होते हैं, 10-12 ज्यादा कंसंट्रेशन होते हैं, बाकी छोटे छोटे होते हैं, और वो सब फाइटोकेमिकल्स अलग अलग टारगेट को जाके अटैक करते हैं या बाइंड करते हैं, एंगेज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक हर्बल ड्रग लेते हैं तो वो एक ही चीज को कई तरीके से घेर सकती है। तो दैट मीन मल्टी टारगेट मल्टी ड्रग्स, एंड वो कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा का एक बहुत ही प्रोनाउंड इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है। और सच पूछिए, यही कॉन्सेप्ट अच्छा काम करता है कोरोना, क्योंकि आपको सिर्फ वायरस को ही नहीं मारना है, आपको वायरस की इन्फेक्टिविटी को कंट्रोल करना है, उसके रिप्लिकेशन को कंट्रोल करना है, उसकी वजह से होने वाले जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं उनको भी कंट्रोल करना है, और उसके साथ साथ लंग्स, हार्ट और लिवर को आपको पावर भी देनी है, ताकि जो बॉडी है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके वायरल के अटैक को। So in that case, this episode of looking at the COVID viral infectivity has been actually rather successful by using Ayurvedic medicines. And what Patanjali has done. So what you heard in the morning from Acharya Shri, that this episode of this Wuhan came in sometime end of last year, and from January onwards we start working on it.
हमारे पास जो पहला डेटा था वो शायद 15 फरवरी को आया था, जहां हम ये देख पाए कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं, उन प्लांट के कौन कौन से ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं जिनकी एक्टिविटी कोविड वायरस की इन्फेक्टिविटी में यूजफुल हो सकती है। और हमने बहुत कुछ ऐसा किया और बहुत कुछ अलग टाइप का डेटा भी दिखाया, और कम से कम 100 अलग प्लांट्स के लगभग 1000 अलग अलग फाइटोकेमिकल्स हमने टेस्ट किए अपने इन सिलिको सिस्टम में, क्योंकि तब तक वायरस प्रोटीन इंडिया में अवेलेबल नहीं था, और क्योंकि ये बहुत इन्फेक्टिव है इसलिए गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं कर रही थी। तो हमने सब कुछ इन सिलिको मॉडलिंग की और देखा कि जो वायरस का पहला एंगेजमेंट होता है हमारे सेल के साथ, क्या हम उसको अटैक कर पाएंगे। और ये हमने देखा कि अश्वगंधा प्लांट, उसका एक फाइटोकेमिकल विदेनॉन जो अश्वगंधा की पत्तियों में और जड़ों में अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, वो इस इंटरेक्शन को ब्लॉक करता है। और वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग थी कि छोटे कंसंट्रेशन में, मतलब जो उसकी बाइंडिंग एनर्जी है वो काफी कम थी, कि आप देख पा रहे थे, हम लोग देख पा रहे थे कि विदेनॉन के प्रेजेंस में वायरस का जो फर्स्ट एंगेजमेंट है हमारे होस्ट सेल के साथ, वो कम होता दिख रहा था। तो वो एक अच्छी शुरुआत थी और उसको लेके हम आगे चले और मार्च के लगभग हमने उसको पब्लिश किया। अभी वो प्री प्रिंट में अवेलेबल है नेचर के वेबसाइट पे, और अब तक लगभग 30,000 लोग उसको डाउनलोड कर चुके हैं। और वो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सपेरिमेंटल गाइडेंस था, प्रिडिक्शन था कि हर्बल मेडिसिन भी कोविड के अगेंस्ट काम कर सकती हैं। तो ये था अश्वगंधा के बारे में। उसके बाद हमने एक ऐसा ही कुछ किया गिलोय के बारे में। गिलोय के अंदर कंपाउंड होता है टीनोकॉर्टिसाइड, और वो भी उसी इंटरेक्शन साइट पे बाइंड करता है जहां वायरस होस्ट सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और फिर तीसरा जो हमने फोकस किया वो किया तुलसी। और तुलसी के बारे में ऑलरेडी काफी कुछ नोन भी है, और ऐसा था उम्मीद कि वो भी एंटीवायरल कैपेबिलिटी रखती होगी। पर तुलसी के जितने कंपाउंड थे, आई थिंक कुल मिला के 28 कंपाउंड स्क्रीन किए थे, उनमें एक कंपाउंड है स्क्लेट्रीन। वो जो कंपाउंड है, वो कंपाउंड वायरस के खुद के रिप्लिकेशन को अफेक्ट करता है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वायरस सेल्स के अंदर जाके मशीनरी को हाईजैक कर लेता है, और वो जो हाईजैक करने के बाद अपनी कॉपी बनाता है, उसको बोलते हैं रिप्लिकेशन। और उसमें एक एंजाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, उस एंजाइम को तुलसी का कंपाउंड इनहिबिट करता है। तो ये तीनों हमें ऐसे पौधे मिले जिसके बारे में ऑलरेडी सब कोई हर कोई जानता ही है कि उनके अंदर एक मैकेनिकल एस्पेक्ट है वायरस के इन्फेक्शंस को कम करने का। और उसके साथ साथ जब देखा कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनका टारगेट ऑर्गन ऑफ डिजीज क्या है, तो उनका जो पहला टारगेट ऑर्गन ऑफ डिजीज है वो है लंग्स। लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं, लंग्स ब्रीथ नहीं कर पाते, ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में कम हो जाता है और सिचुएशन खराब होती है पेशेंट की। तो फिर ये देखा गया कि ऐसी कौन सी मेडिकेशंस हैं जो लंग्स को पावर देती हैं। पतंजलि के अपने आर्मेटेरियम में दिव्य सोसारी रस एक ऐसा उत्पाद है पतंजलि का, जो आई थिंक पिछले 25 सालों से बनाया जा रहा है, और उसका हमारे पास प्री क्लिनिकल वैलिडेशन था। हमने एनिमल ट्रायल्स करके ये देखा कि जो भी लंग्स स्पेसिफिक डिजीजेस हैं, क्या हम उनको इस मेडिसिन से कंट्रोल कर सकते हैं, एंड द आंसर वाज यस। और ये काम हमने फरवरी में सर शायद आवाज आपकी नहीं आ रही है डॉक्टर अनुराग सर। हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में देवभूमि विचार मंच के अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य भंडारी जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी उपस्थिति से हम सब लाभान्वित होंगे। और हमारा जो आर्यवर्त शोध संस्थान है उसकी एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है देवभूमि विचार मंच, जिसके निर्देशन में यह आर्यवर्त शोध संस्थान कार्य करता है। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? फिर समथिंग हैपेंड एंड ये आई थिंक कुछ इश्यू हो गया था नेटवर्क का भी, कंप्यूटर गॉट शट डाउन कंप्लीटली। तो अभी मैं दोबारा शुरू किया हूं और मुझे खेद है कि मैं बीच में मुझे डिस्कनेक्ट होना पड़ा, बट नाउ आई एम बैक। तो मैं ये बता रहा था कि क्लिनिकल स्टडीज हमने शुरू किया इन 3 पौधों के एक्सट्रैक्ट के साथ और साथ में स्वसारी रस के साथ, और एक ऑयल भी यूज किया आयुर्वेदा में जिसको नस्य चिकित्सा कहते हैं, नस्य थेरेपी कहते हैं, जिसमें नाक के अंदर कुछ तेल डाला जाता है जिससे नेजल पैसेज क्लीन रहे। और चूंकि वायरस का जो इन्फेक्टिविटी है वो नेजल पैसेज के थ्रू ही होता है, तो उसके लिए भी अणु तेल का इस्तेमाल किया गया। तो बेसिकली जो हमने टेस्टिंग की और पेशेंट्स को दिया, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स थे जिनको आरटी-पीसीआर द्वारा
ICMR रिकमेंडेड गाइडलाइन के तहत ही पॉजिटिव माना गया था, उन पेशेंट्स के ऊपर हमने ये अपनी 6 औषधियां दी, 5 औषधि, एक्चुअली 5 है ये। तो और इन सबको हमने पहले टेस्ट किया एज ए क्लिनिकल केस स्टडी, जो गुजरात में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में की गई। 500 से ज्यादा पेशेंट्स इस स्टडी में इस्तेमाल किए गए और उनको बताया गया कि आप ये दवाइयां लेने वाले हैं। उनकी इन्फॉर्म कॉन्सेंट ली गई, पूर्ण सहमति के बाद आयुर्वेदिक दवाइयां एलोपैथिक दवाइयों के साथ साथ भी दी गई और बगैर दवाइयों की भी दी गई, जैसा भी मरीज का, रोगी का कंडीशन था और उनके डॉक्टर की रिकमेंडेशन थी। ये थे क्लिनिकल केस स्टडी। उस केसेस में हमने क्लियर देखा कि ऐसे रोगी जिनको ये दवाइयां दी गई उन्हें तुरंत फायदा हुआ। 7 या 8 दिन के अंदर बहुत सारे रोगी कोविड पॉजिटिव पे कोविड नेगेटिव पाए गए। फिर इसको देख के फिर ऐसा विचार आया और विचार किया गया और ये प्लान किया गया कि क्यों ना हम कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल रन करें। अब कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स जनरली एलोपैथिक की मेडिसिन के साथ सबसे ज्यादा होते हैं। आयुर्वेदा में अनफॉर्चुनेटली ज्यादा ऐसा नहीं किया जा सकता है और मुझे इस बात को कहने में बेहद गर्व और खुशी है कि पतंजलि विश्व का पहला संस्थान है जिन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों का कोविड-19 के पेशेंट्स पे क्लिनिकल ट्रायल किया। और जैसा आपने शायद मीडिया में भी देखा होगा, बहुत सारा हल्ला गुल्ला भी हुआ, बहुत सारा ऐसा भी था जो कहा गया कि ऐसा नहीं किए हैं और बहुत कुछ जो नहीं था वो भी बताया गया। तो मैं ये बात बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहता हूँ उस मंच पे, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सब सुधीजन साथ हैं कि ये ट्रायल पूरा रेगुलेटेड ट्रायल था और जितनी भी अप्रूवल्स चाहिए होती हैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से या अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी से, उनसे सही टाइम पे वो अप्रूवल लेने के बाद ही ये ट्रायल शुरू किए गए। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए आयुष मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस एक गजेट नोटिफिकेशन के तौर पे 21 अप्रैल को आए थे और उसमें ये क्लियर डिफाइंड था कि आयुर्वेदिक दवाइयों का अगर किसी को क्लिनिकल ट्रायल करना है भारतवर्ष में तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उनका पहला और फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट था कि जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स रन करने हैं उसके लिए इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी का अप्रूवल होना बहुत जरूरी है, IEC। हमारे केस में हम इस ट्रायल का अप्रूवल 4 जून को लिए थे और उसके बाद 21 अप्रैल को लिए थे जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस ट्रायल को रजिस्टर करना होता है, वो भी हम लोगों ने किया। वहां से अप्रूवल लेने के बाद आयुष मंत्रालय को इन्फॉर्म करना होता है, वो भी हम लोगों ने किया और पेशेंट का सेग्रीगेशन करके डोजिंग स्टार्ट की थी। तो अभी आप जो मेडिसिन देख रहे हैं कोरोनिल बटी, वो एक्चुअली 3 इन औषधियों का मिश्रण है, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी। चूंकि रोगियों को एक साथ में 3 कैप्सूल लेने में दिक्कत आती थी, तो उससे बचने के लिए और पेशेंट कंप्लायंस को बढ़ाने के लिए इन तीनों औषधियों को मिला के एक सिंगल गोली बना दी गई कोरोनिल बटी। स्वसारी रस को स्वसारी बटी में कन्वर्ट कर दिया गया और जो अब आप किट देखते हैं, और शायद मैं आपको दिखा पाऊं, मेरे पास हो तो ये जो आप किट देख पाते हैं, इसके अंदर ये 3 ही दवाइयां हैं, स्वसारी बटी, कोरोनिल बटी और अणु तेल। तो ये जो किट हमने लॉन्च की है, ये किट उस क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट के बाद है जो हमने जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में किया था। कुल मिला के 95 पेशेंट, 95 पेशेंट्स इस ट्रायल में एनरोल किए गए। उनमें से 50 पेशेंट्स ऐसे थे जिनको कोई दवा नहीं दी गई और पूरे के पूरे 95 पेशेंट कोविड-19 पॉजिटिव थे, एसिम्प्टोमेटिक थे और माइल्ड सिम्टम के साथ भी कुछ थे। 95 में से 50 को प्लेसिबो दिया गया कि ऐसी दवाई नकली बनाई गई जो देखने में बिल्कुल ऐसी लगे पर उसके अंदर औषधियां नहीं थी, और 45 लोगों को ये दवाइयां दी गई। पेशेंट तक को नहीं पता था कि वो दवाइयां खा रहे हैं या फिर प्लेसिबो खा रहे हैं, इवन उनके डॉक्टर्स तक को नहीं पता था। और ये एक बिल्कुल डबल ब्लाइंडेड रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल किया गया। इस ट्रायल के दौरान 3रे और 7वें दिन दोबारा पेशेंट का परीक्षण किया गया और देखा कि क्या उनके अंदर अभी भी कोविड पॉजिटिव सिचुएशन है, और वो RT-PCR के थ्रू किया गया जो ICMR रिकमेंड करता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डिस्क्लोज अगेन कि 7 दिन के बाद 65% लोग कोविड पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए थे उस ग्रुप में जिनको हमने प्लेसिबो दवाई दी थी, और ऐसा ग्रुप जिसमें हमने औषधियां दी थी आयुर्वेदिक वाली, 7 दिन के बाद वो 100% रिकवर हो गए थे। उनमें कोई भी कोविड पॉजिटिव सिचुएशन नहीं बची थी। तो ये एक बड़ी फाइंडिंग थी कि औषधियों का इस्तेमाल करने से
कोविड-19 की जो इन्फेक्टिविटी है उससे रिकवरी फास्ट हो सकती है। पर खाली यही देखना कि कोविड पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं वो शायद साइंटिफिकली उतना स्ट्रेंथनिंग नहीं होता। तो उसको ऐड करने के लिए हमने ये भी देखा कि जो साइटोकाइंस हैं, जो शुरू में आपको बताया था, जो साइटोकाइंस का तूफान आता है वो मरीजों के शरीर में भी आता है। तो 2 बड़े साइटोकाइंस हैं जो बताते हैं कि इन्फेक्टिविटी का लेवल कितना है। एक का नाम है IL-6 इंटरल्यूकिन 6 और एक दूसरे का नाम है TNF अल्फा ह्यूमन नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। इन दोनों का उन 95 रोगियों के रक्त में प्लाज्मा में लेवल नापा गया और ये क्लियरली पाया गया कि ऐसे रोगी जिनको पतंजलि की औषधियां दी गई उनके रक्त में IL-6 और TNF अल्फा का लेवल कम पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसल इम्यूनिटी है वो उन रोगियों की एनहांस हो गई और वो उस बीमारी से अच्छे से लड़ पाए। उसके साथ साथ एक और क्लिनिकल मार्कर होता है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो इन्फ्लेमेशन के बारे में बताता है कि बॉडी में कितना ज्यादा इन्फ्लेमेशन है। तो ऐसे रोगी जिनको पतंजलि की ये औषधियां दी गई उनके अंदर ये इन्फेक्टिविटी भी कम पाई गई। तो मैं थोड़ा आपको टेक्निकली ज्यादा डिटेल में बताया, पर मेरा बताने का सिर्फ यही मकसद था कि जो प्राचीन भारतीय उपचार पद्धतियां हैं उसके जो औषधीय पौधे हैं और वो बहुत हॉलमार्क पौधे हैं, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी, इनका सही तरीके से इस्तेमाल करके भी कोविड-19 की महामारी से बचा जा सकता है। आज काफी सारे लोग इनको अलग अलग फॉर्म्स में लेते हैं। कोर्निल बटी सिर्फ एक तरीका है उनको लेने का, साथ में स्वसारी बटी लंग्स को पावर देने का एक तरीका है, बीमारी से लड़ने में की क्षमता बढ़ाने का एक तरीका है। और जो इन सब पे हमने स्टडी की है, अब हमारे पास इन विट्रो डेटा, मतलब कि हम इंडिविजुअल सेल लाइन पर जो काम करते हैं वो, इन विवो डेटा जो हम एनिमल्स में काम करते हैं, जो डिजीज मॉडल में वो वाला डेटा, और क्लिनिकल ट्रायल डेटा, ये सब हमारे पास उपलब्ध हैं और हम बहुत जल्दी इन सबको एक बड़े साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश करने वाले हैं ताकि हर कोई इनको आराम से देख सके। एक पीयर रिव्यू के बाद ये सोसाइटी के पास उपलब्ध हो कि ये दवाइयां इस तरीके से काम करती हैं। और मुझे ये बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि जो हमारे पास अब फाइनल डेटा आने शुरू हुए हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं और वो बता रहे हैं कि ये दवाइयां वास्तव में ही इफेक्टिव हैं और पेशेंट्स को कंप्लायंस में सुविधा देती हैं और बीमारी में भी काबू करने में हेल्प करती हैं। तो अब जो टेक्निकल कंपोनेंट्स मैंने आपको कवर कर लिए हैं और मैं चाहूंगा कि जो हमारे पास अब तक 318 अटेंडीज हैं, अगर किसी के पास कोई क्वेरी हो तो वो भी अभी हम ले लें एंड देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट कोई हो तो अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेसर ध्यानी जी, आप कुछ कह रहे हैं शायद, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है हमारे पास। नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया तो इसलिए आपका पूरा व्याख्यान नहीं सुन पाया, माफ कीजिएगा। सर एक YouTube लाइव में सर एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, या आप सब देख नहीं पाएंगे, हमारा YouTube लाइव है। उसने पूछा कि सर कि ये पूछ रहा है कि सर बच्चा की सर जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है उसके सर साइड इफेक्ट ना होने के क्या कारण है? जैसे हम एलोपैथिक दवाई लेते हैं तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट या कुछ ना कुछ इफेक्ट दूसरी चीजों पे हो जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट इतना क्यों नहीं होता है? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका जवाब भी मेरे पास है क्योंकि मैं इस क्वेश्चन कई बार एड्रेस कर चुका हूँ। साइड इफेक्ट, सच मानिए दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसका साइड इफेक्ट ना हो, पर साइड इफेक्ट एक डोज पे आता है। तो साइंटिफिक इसको बोलते हैं डोज डिफाइन द साइड इफेक्ट, द डोज डिफाइन द टॉक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर में नमक खाते हैं तो एक दिन में आप बहुत से बहुत सब मिला के आधा चम्मच नमक खाते होंगे, पर वही नमक अगर कोई इंसान एक दिन में फॉर एग्जाम्पल एक डब्बा भर के खा ले या एक बोरी भर के खा ले तो उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही दवाइयों के साथ होता है। जैसे शुरू में मैं अभी किया था डिस्कस आपसे, एलोपैथिक वर्क्स ऑन सिंगल पाथवे सिंगल ड्रग, एक टारगेट पे एक ड्रग बाइंड करती है। तो अगर हम ड्रग को लेके जाते हैं तो उसका छोटा भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसके साइड इफेक्ट आने शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेदा ऑन द अदर हैंड वर्क्स ऑन मल्टीपल ड्रग एट मल्टीपल पाथवे। सो व्हाट रियली हैपेंस दैट कि आपके पास छोटे छोटे अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो बहुत जगह जगह बाइंड कर रहे हैं और उन सब का कंसंट्रेशन बहुत कम है। तो आप जो इफेक्ट देखते हो वो आप देखते हो एज ए सिनर्जी, उन सब छोटे छोटे इफेक्ट्स का एक बड़ा सा मिश्रण, और उसकी वजह से आपको एफिकेसी मिलती है।
और जो टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स होते हैं वो कंपाउंड स्पेसिफिक होते हैं, पर उनका कंसंट्रेशन एक्चुअली कम होता है एक इंडिविजुअल कंपाउंड का। तो इसीलिए आयुर्वेदा में आपको साइड इफेक्ट कम दिखते हैं। पर ये बहुत अच्छा प्रश्न था, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, ये बहुत आपने अच्छा आंसर दिया इसका। एक और ये प्रश्न है सर इसमें कि सर जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है, जो ये भी पूछा गया है, जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है सर, वो जो हमारे इम्यून सिस्टम को किस प्रकार मतलब बेनिफिशियल या प्रभावित करता है, मतलब देखिए सेल्स को, इम्यून सिस्टम की किस सेल्स को प्रभावित कर रहा है? ओके, सो अगेन ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है और उसका स्पेसिफिक आंसर देना अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर यह है कि इम्यून सेल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, उनको बोलते हैं टी सेल्स और बी सेल्स। और ये दोनों सेल्स तय करते हैं कि जो भी इन्फेक्टिविटी है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। आयुर्वेदा के अलग अलग प्लांट्स और उनके अलग अलग फाइटोकेमिकल्स इन दोनों सेल्स पर इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वसारी रस या स्वसारी बटी, इसका जो हमारा अभी पब्लिश डेटा है, अगर कोई आप वो देख पाए पेपर, तो वी हैव शोन कि टी सेल्स के जितने फंक्शंस हैं, टी सेल का भी एक सब फंक्शन होता है TH2 सेल्स, उनका फंक्शनैलिटी स्वसारी रस के कंपोनेंट द्वारा मॉडिफाई होता है। तो इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ती है जब टी सेल्स आराम से एक्टिवेट होते हैं। सो इन ए नटसेल एक सिंगल लाइन में इसका आंसर ये है कि टी सेल्स को जब हम ज्यादा इफेक्ट करते हैं तो इम्यूनिटी हमारी बेटर हो जाती है और आयुर्वेदा के सारे प्लांट्स वहां इफेक्ट में आते हैं। तिवारी जी, और कोई क्वेरी इसके अलावा? ओके सर, थैंक यू सर। एक प्रश्न और है सर इसमें कि सर ये पृथ्वी जी पूछ रहे हैं कि क्या सर आयुर्वेद सभी प्रकार की बीमारियों को विशुद्ध रूप से या 100% ठीक करने में सक्षम है? दैट्स ए कमिटमेंटल क्वेश्चन। आई थिंक बीमारियां अपने आप ठीक नहीं होती, बीमारियां शरीर में होती हैं और हर एक बीमारी और हर एक रोगी अलग अलग तरीके से एक बीमारी को रेस्पॉन्ड करते हैं। तो ब्लैंकेट आंसर है यस, इट इज ट्रीटेबल, बट इट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट। सर अब कुछ इसके ट्रीटमेंट से संबंधित प्रश्न भी पूछने लग गए हैं इसमें कि सादर अभिवादन। अर्चना पाठक जी जो है ये यूट्यूब में, इन्होंने पूछा सादर अभिवादन सर, जहां यह दवाई उपलब्ध नहीं है मगर अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय सत्व उपलब्ध हैं, तो हमें इस मिश्रण की कितनी खुराक, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए? ऐसे प्रश्न भी सर अब पूछ रहे हैं इसमें यूट्यूब में। बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल क्वेरी है। तो अश्वगंधा के कैप्सूल्स अवेलेबल होंगे, तो एक कैप्सूल अश्वगंधा का और गिलोय घनबटी, वो गिलोय का एक्सट्रैक्ट का टैबलेट है, उसके 2 टैबलेट और 1 टैबलेट तुलसी घनबटी। तो ये कॉम्बिनेशन आराम से दिन में 2 बार लिया जा सकता है। ये डॉक्टर वार्स ने अभी एक क्वेरी और आई है और उन्होंने ये पूछा है अभी कि व्हाट वाज डाइट प्रोटोकॉल अलोंग विद द मेडिसिन्स गिवन फॉर पेशेंट्स केसेस ऑफ COVID-19 at Jaipur. So the diet protocol of the patients who were part of the trial was fixed by the dietitian of that clinical facility. So there was no change from the treatment side. The diet has to be changed. So diet was normal as per the clinical need of a patient. Now we request you to second part of the lecture. So second part that I will now move into कि what are the way forward, हम आगे क्या करने वाले हैं। अभी तक तो मैं ये बता रहा था कि अब तक हम क्या कर चुके हैं। सो अभी जो अगला प्लान है, अभी तक हमारे पास जो डेटा है जो पब्लिक डोमेन में अभी हम लोग डिस्क्लोज कर चुके हैं, वो सिंगल सेंटर क्लिनिकल ट्रायल डेटा है और कुछ क्लिनिकल केस स्टडीज भी हैं। अब हम मल्टी सेंट्रिक क्लिनिकल ट्रायल की तरफ जा रहे हैं और जो पेशेंट्स हैं फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट की जगह मॉडरेट टू सीवियर भी जा रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जो वेंटिलेटर पे हैं और जो ऑक्सीजन सपोर्ट जिनको चाहिए, ऐसे पेशेंट्स भी हम अपने ट्रायल में इंक्लूड करने का प्लान कर रहे हैं और उनको हम ये सब मेडिकेशंस भी अपने साथ साथ दे रहे हैं और ये चेक करना चाह रहे हैं और ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ऐसे पेशेंट जिनका biological oxygen response has gone down significantly, can they be recovered or not? So that's the next plan. And second is this कि जो mode of actions हैं जिसके लिए हमें back end biological research करना है, वो हम already काफी कुछ कर चुके हैं और hopefully within a month or so we will now disclose कि ये सब दवाइयां काम कैसे करती हैं, इनके अंदर ऐसे कौन से फाइटोकेमिकल्स हैं या ऐसे कौन से स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जो स्पेसिफिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करते हैं। So that's a work in progress. So maybe जब आपका अगला 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार होगा पार्ट 2,
तब तक हमारे पास कुछ और भी डेटा होगा और हम एक बार दोबारा डिस्कस कर पाएंगे. So with that, I would say thank you very much. It was fantastic. Dr. Tiwari and Dr. Gupta, you have been very kind to take up the comments from the audience, and we could discuss in live as we were instructed in the morning from Professor Negi कि हमें थोड़ा interactive रखना है. So I think we achieved the plan that we have, and I appreciate the kind comments from everyone. जितने हमारे गुरुजन हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद. और सुबह आचार्य जी का मैं आशीर्वाद मिला था. That was fantastic too. So with this I would sum it up. So thank you very much sir. Kind regards. इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद. मैं चाहूंगा कि आपका जो टाइम स्लॉट था वो 11:45 था डॉक्टर अनुराग वार्ष ने, और अभी 11:35 है, 10 मिनट है. और हम चाहेंगे कि हमारे दूसरे जो विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, वो 11:45 पर एग्जैक्ट हमारे साथ कनेक्ट होंगे. तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि 10 मिनट पर आप और स्वेच्छा से जो भी आपको कोरोना के बारे में कुछ और शेयर करनी हो, इंफॉर्मेशन जो हमारी ऑडियंस के लिए उपयोगी हो, जो जानकारियां हो कोरोना के बारे में. और हम विशेषकर चाहेंगे जो मॉडर्न मेडिकल अप्रोच है, जो मॉडर्न मेडिसिन की क्या अप्रोच है कोरोना को लेकर, और वो कहां तक किस एक्सटेंट तक हैंडीकैप है इसको लेकर, उस सब पर भी आप प्रकाश डालने का कष्ट करें. श्योर, आई थिंक ये एक अच्छी चीज है और आपने मुझे अभी याद दिला दिया सर. सो थैंक यू वेरी मच. मैं इसको ऐड करने ही वाला था और आई गॉट स्लिप्ड आउट. तो अभी कुछ दिन पहले थोड़ा इस पर डिस्कशन चल रहा था मीडिया में भी कि जो हमारे पास अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी है, क्या ये कोविड के अगेंस्ट काम करते हैं, सिर्फ इम्यूनो बूस्टर हैं. और ये एक बहुत डिस्कशन रहा था, बिल्कुल राष्ट्रीय डिस्कशन बन गया था. और अपेरेंटली ऐसा था कि जो लाइसेंस है इन दवाइयों को बनाने का वो इम्यूनो बूस्टर का है. और वो बात सच भी है, क्योंकि जब इन दवाइयों को लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया उस वक्त तक आयुर्वेद में कोरोना एज ए डिजीज, ऐसे रोग डिफाइन नहीं है. तो जो बीमारी आयुर्वेद में डिफाइन नहीं है उसको प्री डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट था. तो उस वक्त जो चीज डेफिनेशन एग्जिस्ट करती थी उसके आधार पे अप्रूवल्स दिए गए. नाउ व्हाट हैज बीन डन कि ये जो दवाइयां इम्यूनोमॉड्यूलेटर हैं, फाइन. सो व्हाट वी हैव डन, हमने इन दवाइयों को, इन पादप औषधियों को रिपोजिशन करके कोरोना में ट्राई किया. और सच पूछिए मॉडर्न मेडिसिन में भी ऐसा ही हो रहा है. अभी हम जिस दवा की बात करते हैं, मीडिया में आप इतना पढ़ते होंगे, रेमडेसिविर. तो रेमडेसिविर कोरोना की दवाई नहीं थी. रेमडेसिविर वाज अ मेडिकेशन मेड फॉर इबोला वायरस. और सच पूछिए वो कहीं एफडीए द्वारा अप्रूव भी नहीं थी इवन फॉर इबोला. पर उस मेडिसिन को रिपोजिशन करके कोरोना में ट्राई किया गया. सेम थिंग हैपेंड फॉर HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो मलेरिया की दवाई है. उस दवा को रिपोजिशन करके कोरोना के पेशेंट्स में भी ट्राई किया गया. तो रिपोजिशनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, इट्स वेरी नॉर्मल इन मॉडर्न प्रैक्टिस. So why the same repositioning cannot be done in Ayurveda? That's a burning question. And most of the clinicians in Ayurveda, researchers in Ayurveda, and the folks outside the field also need to decide this. इसमें डिस्कशन का जरूरत है. और आई थिंक ये वेबिनार भी शायद एक अच्छा तरीका है कि इस क्वेश्चंस के बारे में सोचने का, कि रिपोजिशन जब पॉसिबल है एक फील्ड में तो दूसरी में भी होनी चाहिए. और जो अभी तरीका है मॉडर्न मेडिसिन का जो अभी टारगेट कर रहे हैं, तो एक तो रेमडेसिविर है. रेमडेसिविर RDRP का इनहिबिटर है. जैसे मैंने बताया था कि तुलसी का एक कंपाउंड है जो RDRP, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है. वैसे ही रेमडेसिविर भी इनहिबिट करता है. और हमारे पास जो अब डेटा है हमारे लैब में, जो खुद यहाँ हमने हरिद्वार में जनरेट किया है, कि कुछ हर्बल कंपाउंड्स का RDRP इनहिबिशन रेमडेसिविर के ही इक्विवेलेंट है. और एक बहुत अच्छी वाली फाइंडिंग है. बहुत जल्दी हम आप सब लोगों को और इसके बारे में बताएंगे. सिमिलरली जो बाकी एंटी इंफ्लेमेटरीज हैं जो आई थिंक अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए हैं अलग अलग फार्मा कंपनी द्वारा, वो भी अच्छे काम करते हैं. पर उनका मोड ऑफ एक्शन इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना है, साइटोकाइन रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने का है. वो वाला काम आयुर्वेदा में बहुत सारी अलग अलग औषधियां भी करती हैं. सो देखिए सर, मैं ये बात आई थिंक आचार्य जी ने भी आज सुबह कही थी और पिछली बार ये शायद किसी और मंच पे भी कहा जा चुका है कि ये दो पद्धतियों का, दो पैथियों का टकराव नहीं है और कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं है. अभी जो फोकस है और जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि कैसे रोगियों को उपचार मिले,
कैसे उनका दर्द कम हो, जो वो एक फियर है, जो एक मेंटल स्ट्रेस है कि जो बंदा पॉजिटिव हो जाता है वो सोचता है कि मैं तो अब बहुत बुरी हालत में जाने वाला हूँ, उस फियर से छुटकारा मिले। तो इस केस में जो भी औषधियां वहां काम कर सकती हैं वो काम करनी चाहिए। अगर मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी कैपेबिलिटीज है और वो काम कर रही हैं तो बिल्कुल, वैक्सीन कर पा रही हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर नहीं है और साथ साथ आयुर्वेदा भी ट्राई किया जा सकता है तो बिल्कुल वो भी ट्राई किया जाना चाहिए, ट्राई किया जा रहा है। जितने काढ़े पिए जा रहे हैं वो सब उसी फॉर्म के हैं, पर अगर ये फॉर्मुलेटेड मेडिसिन अवेलेबल हैं जिन्हें लेने में पेशेंट्स को कैसी भी दिक्कत नहीं है तो दो शुड आल्सो बी टेकन। जैसे मैंने आपको दिखाया था आज ये कोरोनल बटी, दैट्स अ गुड थिंग, और ये एक फॉर्म में बनी हुई है और ये रेडी टू टेक है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 545 रुपए में लगभग 1 महीने की दवा होती है, तो इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। तो इन दैट केस ये चीजों को देखने का थोड़ा सा जरूरत है। और आई थिंक आज आप आई थिंक कल हम प्रोफेसर जोशी से सुनेंगे मर्म चिकित्सा के बारे में। वो एक बहुत एक्साइटेड होने वाला टॉक है, मैं उसके बारे में बहुत कम जानता हूं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि हम उसको कल सर से सुनेंगे। और आई थिंक वो भी कुछ एक नया एंगल ऐड करेंगे कि कोविड पेशेंट्स को हम क्या ट्रीटमेंट मर्म के तौर पे भी दे सकते हैं। डॉक्टर बाशने, मैं आपको सुनने के बाद कुछ पूछना चाह रहा था। सबसे पहले तो माफ कीजिएगा, मैं बहुत इंटरेस्टेड था व्यक्तिगत रूप से भी डॉक्टर बाशने जी को सुनने के लिए, लेकिन हमें ये बताया गया कि 11:30 बजे से आपका लाइव होगा, लेकिन मैं 11:30 बजे जुड़ा, तब तक आपका व्याख्यान शुरू हो चुका था, इसलिए माफ कीजिएगा। आपसे ये जानना चाह रहा था डॉक्टर साहब, क्योंकि आज पूरी दुनिया में लगभग 1,44,00,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और जो रिकवरी रेट है ये 60% ही है पूरी दुनिया का, मैं वैश्विक एवरेज की बात करूं। और इसलिए पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, सभी लोग लगे हुए हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज पूरी दुनिया में वेल रिकॉग्नाइज्ड जो मेडिसिन की बात कर रहे हैं तो लगभग 150 ही वैक्सीन पे पूरी दुनिया में जो वेल रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड है उनका काम चल रहा है। और मजेदार बात यह है कि उसमें लगभग 23-24 ही ऐसी मेडिसिन हैं जो ह्यूमन ट्रायल्स फेज में आ चुकी हैं, एडवांस्ड स्टेज में। मेरा पहला जिज्ञासा ये है कि क्या कोरोनिल भी इन 23 में कहीं स्थान बनाई हुई है? सर आई थिंक मैं कहूंगा कि हाँ, पर आप अभी आंकड़े बता रहे हैं वो वैक्सीन्स के बारे में है। तो वैक्सीन आर एक्चुअली डिफरेंट थिंग। तो वैक्सीन आप एक नॉर्मल इंसान को देते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, कि ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो, जो बचपन में टीके लग रहे हैं ना वो। ये जो मेडिकेशंस हैं ये क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों हैं। सो वैक्सीन स्पेस में कोरोनल आई डोंट थिंक एग्जिस्ट, बट एज ए थेरेपी यस इट डज एग्जिस्ट। और हम अभी सच पूछिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, मल्टी सेंटर ट्रायल जैसे हमारे शुरू होंगे तो हम बिल्कुल आयुर्वेदा को, कोरोनिल को वहां पहुंचा पाएंगे जहां इसको होना चाहिए। इसी कड़ी में एक थोड़ा सा और बातें कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, हमारे 18वीं सदी के महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन हुए जिन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज का, तो उस समय पादप प्रजातियों की बात हुई, ह्यूमन रेस की बात उतनी नहीं थी। उन्होंने एक थ्योरी डेवलप की, उसका एक पार्ट था ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन वहां पर अर्थ था थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। जब प्लांट स्पेसीज का रिजेनरेशन होता रहेगा तो जो अपने को स्ट्रांग पाएगी, जिसका कंपटीशन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस करके वो कंपीट करेगी, वही आगे बढ़ेगी, वही अपने ऑफस्प्रिंग्स को तैयार करेगी। मैं सोचता हूं आयुर्वेद सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के लिए आयुर्वेद एक वरदान है। वो आप कोरोनल की ही बात न करें, ये जो भी हमारी जड़ी बूटियां ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रही है। तो मैं तो कह रहा हूं कोरोनल कई दवाइयों, कई बीमारियों के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर रही है, हमारी टी सेल्स को एक्टिवेट कर रही है, कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये भारतीय पद्धति तो हमारे लिए वरदान, आज पूरी दुनिया इस ओर देख रही है।
तो इस पर आप क्या कहना चाहते? सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस में इज आवर आयुर्वेद। बिल्कुल है सर, और आप साहब सही कह रहे हैं कि जो आयुर्वेदा इस 2 शताब्दी पहले रेस में सबसे आगे था, वो शायद आज वहां नहीं है, क्योंकि समहाउ वो रेस में ढंग से पार्टिसिपेट शायद नहीं कर पाए हम लोग। तो अब हम वहां जुड़ गए हैं और आई एम श्योर हम सर्वाइव भी करेंगे और हम सबसे फिटेस्ट भी रहेंगे। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कोरोनिल के और एक्टिविटीज के बारे में, मेरा उसमें यह कहना है कि कोरोनिल सिर्फ एक मानक मात्र है आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करने के लिए। सिर्फ कोरोनिल से ही बात नहीं रुकने वाली है, और जो दवाइयां हैं, जैसे सुबह आचार्य जी ने बताया, डेंगूनिल पे हम काम कर चुके हैं। डेंगूनिल ऑलरेडी पब्लिश्ड है, पिछले 1.5 साल से डेंगू पे बहुत अच्छा उसने एफिकेसी दिखाई है। तो वो भी एक वायरल डिजीज है डेंगू। सेम वे चिकनगुनिया पे एक अच्छी एफिकेसी हमारी मेडिसिन की रही है। और आयुर्वेदा का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है कि बीमारी को जड़ से हटाने वाला, वो कॉन्सेप्ट इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रेस में बहुत आगे लेके जाने वाला है। तो जो आपका सर थॉट है, आई थिंक आपको बंधन है कि आप बिल्कुल ऐसा सोच पाए और आप हमें ऐसा बताए सर, तो इट इज फैंटास्टिक एंड आई थिंक आई विल टेक इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सर। तो सर दिस इज फ्रॉम मी। तो अगर साहब की आज्ञा हो तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। अरे मेरी आवाज आ रही है? एक आपसे लास्ट हमारा सवाल है, एक आखिरी सवाल है कि मार्केट में कोरोना का बहुत क्राइसिस हो रहा है, बहुत शॉर्टेज है, ये कब तक आप शॉर्टेज खत्म कर देंगे? ये मतलब पब्लिक वेलफेयर का सवाल है, टेक्निकल सवाल नहीं है। अगर आप उससे प्रोडक्शन से या मार्केटिंग से जुड़े हैं तो केवल ये बता दीजिए, क्या ऐसा ही रहेगा ये, या आने वाले समय में ये कमी जो है, क्योंकि कोरोना खत्म होने नहीं जा रहा अभी, ये तो कम से कम दिसंबर तक चलना है, ऐसा लोगों का कहना है, हो सकता है और ज्यादा चल जाए। तो आपसे केवल ये जानना है हमें कि यह कोरोना की शॉर्टेज मार्केट की पूरे भारत में कम से कम, और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ समय बाद ये एक्सपोर्ट ना होने लगे तो और क्राइसिस हो जाएगा। तो क्या कोरोना का आपका प्रोडक्शन और क्या वो है, मतलब किस तरीके की हालत है, कब तक ये हम अवेलेबल हो पाएगी? कोरोनिल को सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत बार सुनता भी हूँ। द इश्यू देयर इज कि कोरोनिल को बनाने में जो क्वालिटी पैरामीटर्स पतंजलि ने सेट किए हैं, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सेट किए हैं, तो सर जो क्वालिटी पैरामीटर हम लोगों ने सेट किए हैं सर, वो बहुत स्ट्रिंजेंट हैं। इसमें जो 3 मेन हर्बल प्लांट है, जैसे मैंने बताया आपको, अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी, उनका जो एक्सट्रैक्ट हम इसमें यूज करते हैं वो एनरिच एक्सट्रैक्ट्स हैं, मतलब उनमें वो फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं जिसकी एफिकेसी हमें मिली है। तो चूंकि वो एक लेबोरियस और टीडियस प्रोसेस है, उतनी मटेरियल में उतने अमाउंट में रॉ मटेरियल मिल नहीं पा रहा था, इसलिए क्वालिटी पैरामीटर्स को हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका बनने में स्लो हुआ। अब हम लोग स्पीड अप हो गए हैं, बहुत जल्दी पूरे देश में ये दवा समान रूप से उपलब्ध होगी। तो ये एक खाली ट्रांजिट टाइम था, आई थिंक विद इन ए वीक सब जगह उपलब्ध होगी। उसके अलावा पतंजलि ने एक ऐप लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है ऑर्डर मी ऐप, ऑर्डर मी, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो उस ऐप के थ्रू भी आप ये दवाइयां ऑर्डर कर सकते हैं, जो हम यहाँ से सीधे हरिद्वार से शिप आउट करते हैं। तो वो आराम से काम कर रहा है। जिनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं वो ऑर्डर मी के थ्रू भी खरीद सकते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे मेगा स्टोर हैं ऑल ओवर इंडिया, वहां भी ये दवाइयां शीघ्र उपलब्ध हो जाएंगी। कुछ में ऑलरेडी हैं और कुछ में होने वाली है। तिवारी जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? अभी तो फिलहाल सर इतने जितनी भी क्वेरीज थी आपने उसका बखूबी बहुत अच्छा सबकी जिज्ञासाएं दूर करी सर आपने। मैं आपको धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, श्रोता हैं, उन सबको आपने अच्छी तरह समझाया। और सबसे सर, अभी डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी हमसे जुड़ने में थोड़ा उनको कठिनाई हो रही है, क्योंकि उनकी गाड़ी थोड़ा कहीं फंस चुकी है, तो अभी वो आ रहे ट्रैफिक में थोड़ा फंसे हुए हो। सही 12 बजे तक, ठीक 12 बजे तक सर वो अपना वहां ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी हमारे पास सर 10 मिनट है। क्वेरी सर बहुत आ रखी है, मैं तो टाइम नहीं था इसलिए मैं आपसे पूछ नहीं सका। यूट्यूब में जो लाइव चल रहा है सर, उसमें क्योंकि इसमें अभी ये नया एप्लीकेशन है, तो इसमें अभी हमारे श्रोता क्वेश्चंस नहीं पूछ पा रहे हैं कि वो मैसेज में कैसे क्वेश्चंस पूछे। तो YouTube में लाइव चल रहा था, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सर, स्वसारी उपलब्ध ना होने की अवस्था में कृपया अवगत कराएं कि कौन सी दवा दी जाए। स्वसारी रस, अगर स्वसारी बटी नहीं मिल रही है तो स्वसारी रस अवेलेबल है पाउच फॉर्म में, उसको 1 ग्राम लिया जा सकता है।
एक सर प्रश्न ये है कि सर अगर कोई कोरोना का मरीज है वो ठीक होकर आता है तो उसके इसमें लिखा हुआ है कि उसको क्या दोबारा कोरोना होने के चांसेस होंगे अगर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेकर अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाकर अगर वो ठीक होकर आता है या ठीक हो जाता है तो क्या उसको दोबारा फिर कोरोना होने के चांसेस रहेंगे? आई थिंक ऐसा अभी तक देखा नहीं गया है कि जो इंसान एक बार रिकवर हो जाता है कोरोना से तो क्या उसे दोबारा कोरोना वायरस अपने चपेट में लेता है। शायद ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी में उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती हैं और जो आजकल हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी की वो वही है कि जो लोग स्वस्थ होकर आए हैं वो अपना प्लाज्मा और लोगों को डोनेट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडी उन रोगियों को मदद करें। तो जहां तक ऐसा है कि वो रोगी दोबारा संक्रमित होगा मुझे नहीं लगता। सर एक प्रश्न सर ये भी है, इसमें ये जनरल प्रश्न है कि क्या सर ये जो कोरोना वायरस है ये मैन मेड है या नेचुरली इस ओरिजिन हुआ है इसका? ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। इसका जवाब देना भी थोड़ा सा मुश्किल है पर यह है कि वायरस तो है और वायरस है और वो तबाहियां मचा रहा है। तो अभी वायरस पे फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि उसका इलाज कैसे करें, उसको दूर कैसे भगाएं। जब एक बार वो काबू में आ जाएगा फिर देखेंगे आया कहां से। एक प्रश्न सर ये है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों की वीकनेस और दर्द को कैसे दूर किया जाए? वीकनेस और दर्द, आई थिंक आराम और अच्छा भोजन वो बहुत अच्छी चीज है और अपनी इम्यूनिटी वो लोग हाई रखेंगे तो दर्द भी खत्म हो जाएगा और वीकनेस भी चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी। हम लोगों के बीच में जो दूसरे स्पीकर हैं डॉक्टर विष्णु राय चौधरी, कुछ तकनीकी कारणों से वो नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि शुरू से ही हमारा प्रारंभ से बड़ा दुर्भाग्य रहा है इसको लेकर। कुछ सीख भी रहे हैं हम कि कुछ कनेक्टिविटी कई हमारे अतिथियों के साथ और उसके साथ साथ ऑडियंस तो मोर देन 50% जो है वो हमारी कनेक्ट नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्षमा प्रार्थी हैं सभी से और ये 12 बजे तक संभावना है डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की हमसे जुड़ने की। लगभग जैसा उनका कहना है कि वो कहीं रास्ते में किसी तरीके से कुछ फंसे हुए हैं और उनकी टीम उनका इंतजार कर रही है और इधर हमारी तकनीकी जो टीम है उसके पास भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप 5 मिनट तक और इसको आपके पास कोरोना को लेकर कुछ और इसके साथ कुछ और क्या कुछ कंबाइन कुछ अप्रोच हो सकती है उसके बारे में भी प्रकाश डालने का कष्ट करें। सर जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि इन्फेक्टिविटी और इम्यूनिटी कोरोना की वजह से और जैसे प्रोफेसर ध्यानी ने भी कहा था कि कोरोना खाली कोरोना के लिए ही नहीं वो बाकी और चीजों पे भी काम कर सकती है। तो इस सिलसिले में भी कुछ रिसर्च हम लोगों ने शुरू की हुई है और हम ये चेक कर रहे हैं कि जो इनके मेन कंपोनेंट्स हैं अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी वो बॉडी फंक्शंस को और कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। उनमें से सर एक चीज बड़ा अच्छी दिखी है और आई थिंक वो शायद दुनिया में पहली बार ऐसा काम हुआ है कि अश्वगंधा के जो प्लांट पार्ट्स हैं जिनको एज ए मेडिसिन यूज किया जाता है, जो हमारे आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि अश्वगंधा के जो जड़ है वो दवाई के तौर पे काम करती है और कुछ लोग उसको यूज करते हैं, कुछ इसकी पत्तियां भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने अश्वगंधा के बीजों पे फोकस किया इस बार और ये देखा कि अश्वगंधा के बीजों के अंदर भी तेल पाया जाता है और वो जो तेल है क्या वो एंटी इंफ्लेमेटरी और इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम कर सकता है या नहीं। और हमारा जो पहला डेटा है जो हमने एनिमल मॉडल्स में ट्राई किया कि हाँ ऐसा है, अश्वगंधा के बीजों का तेल भी एंटी इंफ्लेमेटरी है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और हमने कुछ स्किन डिजीज में उसको भी ट्राई किया क्योंकि वो मॉडल इजी था कर पाना, हमारे पास तैयार भी था हमारे लैब में। तो सोरियासिस नाम की जो सोरियासिस नाम की जो इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज है उस पर हमने वो उसको अप्लाई किया और तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आया और वो हम अभी रिसेंटली पब्लिश भी किए हैं। सो जो एक बात चलती है कि आयुर्वेदा क्लासिकल तरीके से तो ऑलरेडी वेरी वेल डिस्क्राइब्ड है पर वो उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाया जिस स्पीड से और बाकी पैथियां आगे बढ़ी हैं। तो उसका मेन कारण जो हम मानते हैं पतंजलि में वो ये है कि हमने नए ड्रग्स, नए ड्रग एंड डेवलपमेंट, ड्रग डिस्कवरी वो आयुर्वेदा में शायद पिछले कई सालों से, कई शताब्दियों से नहीं की। जो हमारे ऋषि मुनि बता गए हम उन्हीं को लेके फॉलो अप करते रहे। तो उस दिशा में पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक ये और पहल है कि हम ऐसी औषधियां
जिनके बारे में डिफाइंड नहीं है उन पे काम करें, या कुछ ऐसे प्लांट पार्ट्स जिसके बारे में डेफिनेशन नहीं है और वो चेक करें कि क्या वो भी मेडिसिनल वैल्यू हो सकते हैं नहीं। तो अश्वगंधा के अब हमने आई थिंक हर एक हिस्से पे काम किया हुआ है। अश्वगंधा के फल, अश्वगंधा के बीज, उसकी पत्तियां, उसकी जड़, उसके तने, और देखा कि फाइटोकेमिकल्स की ऐसी रेंज जो दवाई के तौर पे इस्तेमाल होती है, जिसका एक हिस्सा कोर्नल के अंदर भी पड़ा हुआ है, क्या वो और हिस्से में भी उपलब्ध है या नहीं। और उसमें हमारे आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी का एक व्यू ये भी होता है कि जो किसान लोग हैं जो अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, उनको उनके फसल का उचित मूल्य मिले, क्योंकि जब वो अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं तो खाली वो अपनी जड़ें ही बेच पा रहे हैं उन पौधों की, तो ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें पत्तियां और तने हैं वो सब वेस्ट हो जाते हैं। तो अगर हम उनका एक कोई मेडिसिनल यूज स्थापित कर पाए तो किसानों को उस हिस्से का भी कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, उनमें भी समृद्धि आएगी और सामाजिक तौर पे ये एक अच्छी उपलब्धि रहेगी। तो इसको लेके हम लोग काफी आगे बढ़े हैं और मुझे बड़ा खुशी है बात कहते हुए कि जो पत्तियों का डेटा है वो बहुत ही अच्छा है। अश्वगंधा की पत्तियों में भी हमें ऐसे सामान मिले हैं, ऐसे फाइटोकेमिकल्स मिले हैं जो बहुत यूजफुल रहे। सर, मैं डॉक्टर वार्ष्णेय जी से वो अभी आपका बात सुन रहा था कि आप और भी पौधों के बारे में जानना चाह रहे हैं और उनके एक्टिव जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी यूज करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे हिमालय में, क्योंकि मैंने मेडिसिनल प्लांट्स में थोड़ा काम किया है, तो अगर आप इधर हाई एल्टीट्यूड्स की तरफ जाएं तो एक पौधा है डॉक्टर साहब, उसका नाम है पियूनिया इमोडी, और ये पियूनिया इमोडी PEONIA और EMODI, ये डॉक्टर साहब एंटी डायबिटिक प्लांट है। अच्छा। अब मैं इसको एंटी डायबिटिक कह रहा हूं, ये बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग तो आप करेंगे, मैं तो आपको ट्रेडिशनल नॉलेज की बात करूं। इस गांव में जहां ये होता है, ये लोग इसकी सब्जी खाते हैं। हेलो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुन पा रहा हूं सर। ये लोग यहाँ के गांव की किसी को भी डायबिटीज नहीं है डॉक्टर साहब, ये लोग सब्जी खाते हैं इसकी, और पूरे गांव में इसका स्टोरेज होता है, और जाड़ों में गर्मियों में उसको, और मैंने भी इसको काफी बार खाया है। और जब मैंने अपने को से नापा है अपने एक्ू स्ट्रिप से, तो डॉक्टर साहब उसमें 30-40 का अंतर आया है। अरे और मैं मूव कर गया, तब मैं अल्मोड़ा में डायरेक्टर था नेशनल इंस्टीट्यूट का, तो वहां मैं इसको लगातार खाता था और मेरा कंट्रोल में रहता था। फिर मैं उत्तराखंड में आ गया, डेहरी में हूँ, तो वो एक्सेस नहीं हो पाए मेरे को, पहले लोग भेजते थे। तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत अच्छे पौधे हैं, ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो इस प्लांट को भी थोड़ा आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में डालिए। तो ये एक एंटी डायबिटिक बहुत ही, जब आप एनालाइज करेंगे उसका बायोकेमिकल प्रोफाइलिंग और सभी जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इससे भी हमारे लोकल रिसोर्सेज को वैल्यू एडिशन करके अगर लोगों को इनकम जनरेशन भी मिलता है, क्योंकि वो कलेक्ट करते हैं, तो कई सारी चीजें हो जाएंगी और नई नई दवाई, हमारी जो जड़ी बूटियां हैं उनका भी सबको पता चल जाएगा। तो थोड़ा ये सजेशन है मेरा कि इस पर भी जरूर सोचिएगा। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, कभी आपसे मुलाकात होगी हरिद्वार में तो आऊंगा, तो आपको इस तरीके के जो शोध हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और उनके जो पब्लिश्ड रिकॉर्ड है वो भी मैं आपको जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका इंतजार रहेगा सर, प्लीज जरूर आइएगा। और इस सिलसिले में मैं एक और ऐड करना चाह रहा हूँ कि पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फ्रॉम ट्राइबल मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे हम यही काम करेंगे जो आप सर बता रहे हैं कि जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन है उत्तराखंड के, उनके पास जो अपनी हर्बल हीलिंग कैपेबिलिटीज हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, उनसे वो हम इंफॉर्मेशन सोर्स करके एक जगह कंपाइल करके भारत सरकार को उपलब्ध कराएंगे। तो वो एक अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट है, आई थिंक 3-4 महीने पहले का, जहां पे हमने ये बताया कि ये एक एक्टिविटी के तौर पे किया जा सकता है। तो एज ए टेस्ट अभी हम उत्तराखंड में कर रहे हैं और इन ए लॉन्ग रन उसका प्लान पूरे इंडिया में स्प्रेड आउट करने का है। तो आई एम श्योर जो आप बता रहे हैं सर ये भी होगा। बहुत प्रणाम सर, थैंक यू वेरी मच। प्रणाम सर। यस सर, तिवारी जी। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए बहुत आधुनिक चिकित्सा पद्धति के से जुड़ी हुई कोरोना की जानकारियां, उसके साथ साथ आपने पतंजलि रिसर्च में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपने हमें बताया। आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब भी हमें आपकी जरूरत होगी
आपके ज्ञान की और आपके पतंजलि रिसर्च की आप हमें उपलब्ध रहेंगे। इसी के साथ साथ हमारे दूसरे वक्ता डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी आ चुके हैं, हमारे सामने आ चुके हैं, और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भारतीय पोषण विज्ञानी हैं, प्राकृतिक जीवन शैली के विशेषज्ञ हैं, और आप खास बात यह है कि असंख्य लोगों को आपने मधुमेह से मुक्त किया है, और आप वर्तमान समय में उसमें कोरोना के प्रबंधन में भी लगे हुए हैं। आप अपनी टीम के साथ कोरोना के मरीजों का मार्गदर्शन करते हैं। लगभग 5000 कोरोना के पेशेंट आपकी DIP डाइट के द्वारा सही हो चुके हैं। केवल हमारे देश में ही नहीं, वरन विदेशों में भी आपके क्लिनिक हैं। लगभग 100 देशों में आपके क्लिनिक सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं, जहां आप जीवन शैली जनित रोगों का मार्गदर्शन और उनका प्रबंधन सफलतापूर्वक करते हैं। आपके रोगियों की लिस्ट में भारत के वर्ग के उच्च मध्यम निम्न वर्ग के रोगियों की संख्या है, और सफलतापूर्वक आपने अनेकों रोगों का मात्र भोजन शैली DIP डिसिप्लिन इंटेलिजेंट प्लान के अनुसार आपने उपचार किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का, और आप हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं उत्तराखंड विश्वविद्यालय, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय और आर्यवर्त शोध संस्थान, इन तीनों संस्थाओं की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी।